ओके क्लास, तो आज हमने अगला टॉपिक शुरू करना है विच इज कम्युनिकेशन के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कितने टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होती है उस पर बात करेंगे। एप्लीकेशन लेयर मल्टीकास्ट उसकी डिस्कशन करेंगे और हमने रिमोट प्रोसीजर कॉल्स की बात करनी है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एक नोड जो है किसी और नोड पे किसी फंक्शन को कॉल कर सकती है। तो पहली बात तो ये है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की मिडल वेयर होती है उसमें कम्युनिकेशन जो है आप दो तरीकों से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक तो होता है कि नंबर वन कि आपने कम्युनिकेशन को ट्रांजिएंट रखना है कि परसिस्टेंट रखना है। ट्रांजिएंट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सर्वर जो है वो मैसेज डिस्कार्ड कर देता है अगर वो डिलीवर ना हो सके टू द नेक्स्ट सर्वर, ठीक है, या नेक्स्ट रिसीवर। कि बेसिकली किसी भी नोड के पास कोई मैसेज आया है और उसकी डेस्टिनेशन आगे कोई और थी, फाइनल डेस्टिनेशन, तो वो या तो उसी वक्त ट्रांसफर कर देगा और अगर डेस्टिनेशन रीचेबल नहीं है तो इन दैट केस ट्रांजिएंट कम्युनिकेशन में होता है कि वो पैकेट स्टोर नहीं किया, वो डेटा स्टोर नहीं किया जाता, उसे फिर डिस्कार्ड कर देते हैं। और इसका एक एग्जांपल है लाइव स्ट्रीमिंग। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई वीडियो स्ट्रीम कर रहा हूँ और आप फर्दर किसी और यूजर को स्ट्रीम कर रहे हैं, तो अगर वो यूजर रीचेबल नहीं है तो आप उस स्ट्रीम को स्टोर नहीं करेंगे, आप अपने इस्तेमाल के बाद उसे डिस्कार्ड कर देंगे। यानी अगर एंड यूजर जिसे आपने फॉरवर्ड करना था वो ऑनलाइन नहीं है तो वो फिर उसकी हेडेक है, आपकी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ट्रांजिएंट कम्युनिकेशन का है। एज अपोज टू दैट परसिस्टेंट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि मैसेज अगर किसी एक नोड तक आया है तो अब जब तक वो नोड फाइनल डेस्टिनेशन तक उस मैसेज को नहीं पहुंचा देती तब तक वो नोड उस मैसेज को अपने पास स्टोर कर लेगी। और इसमें सिंपलेस्ट एग्जांपल है ईमेल एक्सेस का। यानी होता क्या है कि आपने अगर किसी को ईमेल भेजनी है तो आपकी ईमेल मेल क्लाइंट से जो आपके एंड पे ट्रांसमिट होगी और जो मेल सर्वर है उस पर जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब जब तक अगला बंदा जो कि आपका रिसिपिएंट था, आपकी मेल का रिसिपिएंट, जब तक वो ऑनलाइन नहीं आता तब तक वो ईमेल उस सर्वर के ऊपर स्टोर करना लाजमी है। जैसे उसके बाद जो है जब अगला बंदा रिसिपिएंट ऑनलाइन आता है तो सर्वर उसे ट्रांसमिट कर देता है वो ईमेल, और उसके बाद सर्वर को इजाजत है कि ईमेल को डिलीट करना है तो बेशक ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड कर दे, ठीक है। तो एक ये डेफिनेशन है कि आपकी कम्युनिकेशन या तो ट्रांजिएंट हो सकती है या परसिस्टेंट। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है कि आया आपकी कम्युनिकेशन सिंक्रोनस है कि एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस में क्या होता है कि सेंडर जो है उसने जैसे ही ट्रांसमिशन की है उसके फौरन बाद वो अगली टास्क के ऊपर जो है फोकस कर लेगा, शिफ्ट कर जाएगा। यानी वो कोई रिस्पांस आने का इंतजार नहीं करेगा। ये नहीं है कि जब तक रिस्पांस नहीं आ रही तब तक आपका सेंडर जो है वो ब्लॉक हो गया। एज अपोज टू दैट सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सेंडर ने जब भी कोई ट्रांसमिशन की है, ठीक है, अब जब तक कोई रिस्पांस नहीं आती वो सेंडर ब्लॉक्ड है, सेंडर कुछ और नहीं कर सकता। और जे सिंक्रोनस कम्युनिकेशन या तो तीन किस्म की हो सकती है। या तो सेंडर जो है ब्लॉक हो जाएगा टिल सच टाइम कि मिडिल वेयर उसे ये नहीं नोटिफाई कर देता कि तुमने जो ट्रांसमिशन करनी थी वो मैंने टेक ओवर कर ली है, अब मेरी जिम्मेदारी है, अब तुम उसे भूल जाओ। यानी एक लेवल ये है कि जैसे मिडिल वेयर को डेटा मिल गया है अब सेंडर कुछ भी कर सकता है। एज अपोज टू दैट दूसरा लेवल होता है कि सेंडर जो है वो तब तक ब्लॉक होगा जब तक कि उसका ट्रांसमिशन जो है, रिक्वेस्ट आप समझ लें या जो भी उसने डेटा ट्रांसमिट करना है, वो रिसिपिएंट तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है। जैसे ही रिसिपिएंट तक पहुंच जाता है रिसिपिएंट सेंडर को बता देगा कि तुमने जो मुझे रिक्वेस्ट किया है वो मुझे मिल गई है, और उसके बाद जो है फिर सेंडर अपनी अगली कोई टास्क कर सकता है। और जो तीसरा लेवल है जो मैक्सिमम लेवल ऑफ ब्लॉकिंग होगा वो है कि सेंडर अगर कोई रिक्वेस्ट फॉर एग्जांपल भेजते हैं किसी एंड मशीन को, तो अब जब तक वो एंड मशीन पूरी तरह से प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं कर देती और प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के बाद उसकी रिस्पांस नहीं भेज देती तब तक सेंडर ब्लॉक हो जाता है। यानी मैं फिर रिपीट कर दूं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि पहला लेवल तो सबसे सिंपलेस्ट ब्लॉकिंग है कि सेंडर जो है वो मिडिल वेयर को अपनी टास्क दे देता है कि ये जो है आगे फॉरवर्ड कर दो,
और इन द मीन टाइम मिडलवेयर उस रिक्वेस्ट को मैनेज कर रहा होगा और सेंडर उस टाइम में कुछ और कर सकता है। दूसरा लेवल है कि सेंडर जो है कोई रिक्वेस्ट फॉर एग्जांपल भेजता है और वो रिक्वेस्ट जो है एंड यूजर तक पहुंच जाती है, एंड होस्ट तक, सॉरी, और वो एंड होस्ट जो है रिस्पॉन्ड कर देता है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट मुझे मिल गई है, अब मैं इसे प्रोसेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब सेंडर जो है उस प्रोसेस कंप्लीट होने का इंतजार नहीं करता, जैसे ही उसे एक्नॉलेजमेंट मिल गई है वो अगली टास्क अपनी कर लेगा। और तीसरा जो लेवल है जो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है वो है कि सेंडर जो है रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है रिसिपिएंट को। अब जब तक वो प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो जाती और उसकी रिस्पांस कंप्लीट नहीं हो जाती और रिस्पांस वापस सेंडर तक नहीं आ जाती, तब तक सेंडर ब्लॉक है, वो कुछ और नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली आपका फर्क है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में। इसके आगे डिटेल देखते हैं। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का ड्रॉबैक क्या है? नंबर वन कि एंड होस्ट जो है जब तक वो रिप्लाई का इंतजार कर रहे तब तक वो कुछ और नहीं कर सकता। तो अगर रिप्लाई लॉस्ट हो गई है या बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है या फॉर सम रीज़न डिले हो गई है, तो इन दैट केस आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस ड्रॉप करेगी और एंड होस्ट जो है वो बेसिकली इंतजार कर रहा होगा कि रिप्लाई आए ताकि मैं कुछ और कर सकूं। दूसरा ड्रॉबैक है कि इन केस कोई फेलियर होता है तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। यानी एक नोड ने दूसरी नोड को कोई रिक्वेस्ट भेजी है और दूसरी नोड प्रोसेसिंग करते करते फेल हो गई है, क्रैश कर गई है, तो अब इस फेलियर से रिकवर करना लाजमी है, या इन सम वे जो एंड होस्ट इंतजार कर रहे उसे बताना कि फेलियर हो गया है, ये लाजमी है। वरना क्या होगा, एंड होस्ट जो है एक बड़े लंबे पीरियड तक इंतजार ही करता रहेगा फॉर समथिंग जो कि कभी कंप्लीट होनी नहीं है क्योंकि नोड ही फेल कर चुका है। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना होता है। तो थर्ड क्या है कि इन सम केसेस ये मॉडल वर्केबल ही नहीं है सिंक्रोनस का। यानी ईमेल का अगर एग्जांपल है तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होगी, मैंने ईमेल भेजी है और जो दूसरा रेसिपिएंट है वो ऑनलाइन होना चाहिए ताकि मेरी ईमेल उस तक पहुंच जाए, और जब तक मेरी ईमेल उस तक नहीं पहुंचती तब तक मेरे एंड पे कोई और काम नहीं किया जा सकता। यानी मैंने ईमेल सेंड की है, अब किसी और को सेंड करनी है, तो जब तक मेरी ईमेल पहली वाली ईमेल अपने क्लाइंट तक नहीं पहुंच जाती, रेसिपिएंट तक सॉरी, और रेसिपिएंट मुझे इन्फॉर्म नहीं कर देता कि ईमेल आ गई है, तब तक मैं किसी और को कोई ईमेल नहीं भेज सकता, मेरा प्रोग्राम जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ऑब्वियसली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ईमेल के केस में गारंटीड नहीं है कि आपने जिसे ईमेल भेजनी है वो ऑनलाइन ही होगा। इट इज पॉसिबल कि वो काफी देर बाद ऑनलाइन आए, तो तब तक ट्रांसमिशन नहीं होगी और मेरा जो सेंडर है वो ब्लॉक हो जाएगा इन केस ऑफ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो इसलिए ईमेल और इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशन है उन एप्लीकेशन में सिंक्रोनस कम्युनिकेशन आप इस्तेमाल ही नहीं करते। आप मॉडल ही एसिंक्रोनस का रखते हैं कि सेंडर ने सेंड कर दिया, अब वो जब मर्जी पहुंचे, इन द मीन टाइम सेंडर जो है अपना कोई और काम कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने डिफरेंशिएट किया सिंक्रोनस एसिंक्रोनस में और ट्रांजिएंट और पर्सिस्टेंट में। अगली चीज है कि आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मिडलवेयर इस्तेमाल करती है, वो कम्युनिकेशन बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होगा पर्सिस्टेंस और सिंक्रोनाइजेशन का। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप मैसेज क्यूइंग सिस्टम की बात करें, मैसेज क्यूइंग सिस्टम क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन ने कोई मैसेज डाल दिया क्यू में, मिडलवेयर को मैसेज दे दिया और वो क्यू में चला गया। अब जब वो क्यू के टॉप पे आएगा, उसकी बारी आएगी, तब जो मिडलवेयर है उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो ऑब्वियसली इट हैज टू बी परसिस्टेंट, क्योंकि परसिस्टेंट नहीं है तो क्या होगा कि मैंने सेंड किया है क्यू में ऑलरेडी, यानी क्यू होगी नहीं, फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी अगर परसिस्टेंस ना हो। परसिस्टेंस का मतलब ही ये है कि आपका जो मिडलवेयर है वो उस डेटा को या मैसेज को स्टोर कर लेता है टिल सच टाइम के वो ट्रांसमिट नहीं हो जाता। और सेकेंडली मैसेज क्यूइंग सिस्टम जो है वो सिंक्रोनस होगा। सिंक्रोनस का क्या मतलब है कि जब तक आपका मैसेज क्यू में पहुंच नहीं गया और क्यू ने आप यानी मिडलवेयर की क्यू में नहीं पहुंचा और मिडलवेयर ने आपको नहीं बताया कि तुम्हारा मैसेज क्यू में आ गया है, तब तक आपके एंड पे कोई और एक्टिविटी नहीं हो सकती।
ठीक है, तो ये सिंक्रोनस है, पर किस तरह की सिंक्रोनस है कि जब तक उसे मिडलवेयर बता नहीं देता कि क्यू में तुम्हारा मैसेज आ गया। ठीक है, तो ए सिंक्रोनस नहीं है। दूसरा एग्जांपल है परसिस्टेंट प्लस ए सिंक्रोनस का, यानी मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर। इसमें क्या होता है कि आपने जो है, एक तो परसिस्टेंट है कि आपका एंड पे कोई एप्लीकेशन ने ट्रांसमिशन की है तो वो अब मिडलवेयर उसे स्टोर कर लेती है। और एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस का क्या मतलब है कि अब मिडलवेयर खुद ही डिसाइड करेगी कि क्या टाइम है, कब इसे ट्रांसमिट करना है, कब एंड रिसीवर अवेलेबल होगा, और उसके मुताबिक खुद ही डिसाइड कर ले। वो आपको नहीं बताता कि मैसेज जो है कब पहुंचा है कब नहीं पहुंचा। वो आप अपनी नेक्स्ट प्रोसेस जो है, नेक्स्ट टास्क जो है, उसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी टाइप है ट्रांजिएंट प्लस सिंक्रोनस, यानी इसका एक एग्जांपल है रिमोट प्रोसीजर। आज हमने डिटेल में रिमोट प्रोसीजर कॉल्स पे बात करनी है। और रिमोट प्रोसीजर बेसिकली क्या होता है कि मैंने कोई फंक्शन रन करना है, कोई प्रोसीजर है जिसे एग्जीक्यूट करना है। पर नॉर्मल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि सारे प्रोग्राम के जितने भी फंक्शन होते हैं वो एक ही कंप्यूटर के ऊपर रिजाइड कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर प्रोग्राम रन कर रहा है। रिमोट प्रोसीजर के केस में क्या होता है कि प्रोग्राम एक मशीन पे रन कर रहा है, और उस मशीन ने एक फंक्शन कॉल करना है और वो फंक्शन किसी और मशीन पे रिजाइड करता है। ठीक है, तो इस और उसका जो रिजल्ट है वो पे वापस आपको मिल जाएगा। तो इस चीज को रिमोट प्रोसीजर कॉल करते हैं। और दिस इज ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का क्या मतलब है कि ये स्टोर नहीं होता। आपने फंक्शन कॉल किया, अगर वो एग्जीक्यूट हो गया प्रॉपर्ली, वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ तो वो मिडिल वे स्टोर नहीं करेगी। अब आपको दोबारा से उस चीज को किसी तरीके से खुद ही से हैंडल करना पड़ेगा। इट्स नॉट कि मिडिल वेयर जो है आपकी रिक्वेस्ट को या उसकी रिस्पॉन्स को कहीं पे स्टोर करके बैठी होगी, नहीं। इट इज नॉट परसिस्टेंट, इट इज ट्रांजिएंट। और दूसरी चीज है कि इट इज सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का क्या मतलब है कि आपके एंड पे, एक एंड पे अगर रिमोट प्रोसीजर को कॉल किया गया है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि अगर कोई प्रोसीजर कॉल हुआ है, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सकता। तो वही चीज रिमोट प्रोसीजर में भी होती है कि अगर आपने अपनी मशीन से किसी और मशीन पर प्रोसीजर कॉल किया है, तो जब तक उस फंक्शन कॉल का रिजल्ट आपकी मशीन तक नहीं आ जाता, तब तक आपका प्रोग्राम ब्लॉक्ड है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। और ये ब्लॉकिंग वो वाला लेवल है कि बेसिकली आपकी रिक्वेस्ट है, जब तक वो पूरी तरह से प्रोसेस नहीं हो गई या उसका रिजल्ट नहीं आ गया, तब तक आप ब्लॉक्ड हैं। और चौथा एग्जांपल है ट्रांजिएंट प्लस सिंक्रोनस, यानी क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग एक एग्जांपल है कि ये ट्रांजिएंट होता है, कोई रिजल्ट या रिक्वेस्ट या रिस्पांस स्टोर नहीं होता। ठीक है, और आपका सिस्टम जो है, जब तक वो रिक्वेस्ट दूसरे एंड तक नहीं पहुंच जाती, जैसे ही पहुंच गई है, आपको पता लग, आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है कि ये जो डेटा था ये पहुंच गया है दूसरे एंड तक। यानी फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट लेयर है, टीसीपी इस्तेमाल कर रहे हैं, अब प्रोसेसिंग हो रही है, पर उसका रिजल्ट जब तक आपको आता है, उस टाइम पीरियड में आप कुछ और कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है फॉर एग्जांपल, उसमें जब तक आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती कि सब कुछ ट्रांसमिट हो गया है, आपका रिक्वेस्ट पहुंच गई है दूसरे एंड तक, तब तक आप ब्लॉक हो जाते हैं। और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आ जाती है कि पहुंच गया है, अब तुमने जो मर्जी करना है तुम कर लो। इन द मीन टाइम सर्वर जो है वो अपना काम करके तुम्हें रिस्पॉन्स अपने टाइम से भेज देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 एग्जांपल हैं। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल हमने डिस्कस नहीं की है, सिंपल हमने सरफेस ही स्क्रैच किया है कि आपको बेसिकली आइडिया होना चाहिए कि परसिस्टेंस और सिंक्रोनस एसिंक्रोनस जो है और ट्रांजिएंट जो है, इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, और अगर कम्युनिकेशन इनमें से कोई एक चीज़ फॉलो कर रही है तो उसकी क्या इम्प्लीकेशन होती है। अब हमने बेसिकली बात करनी है रिमोट प्रोसीजर कॉल की, कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में रिमोट प्रोसीजर कॉल की अहमियत क्या है, ये कैसे कॉल की जाती है, इसमें इश्यूज क्या हैं जिनको आपने एड्रेस करना होता है, और फाइनली हम गो लैंग का एक एग्जांपल करेंगे रिमोट प्रोसीजर कॉल का। ऑल राइट, अब अगला कॉन्सेप्ट है रिमोट प्रोसीजर कॉल का, जिस पे हमने डिस्कस करना है। बेसिक आइडिया क्या होता है जो हमने अभी बात की है कि आपके एक एक मशीन है जिसके ऊपर कोई प्रोग्राम रन कर रहा है।
ठीक है। अब उस प्रोग्राम को एक फंक्शन चाहिए, एक फंक्शन कॉल करना है, पर वो फंक्शन उसी मशीन के ऊपर रिजाइड नहीं करता, वो किसी और मशीन के ऊपर, किसी रिमोट मशीन के ऊपर रिजाइड करता है। तो रिमोट प्रोसीजर कॉल क्या होती है कि बेसिकली अब एक मशीन फंक्शन कॉल किसी और मशीन पे करेगी, और जब उस मशीन से रिजल्ट वापस आ जाएगा तो ये जो पहली वाली मशीन थी वो रिज्यूम कर सकती है अपनी प्रोसेसिंग को। ठीक है। आरपीसी का एम क्या होता है कि आपने अगर कोई रिमोट प्रोसीजर कॉल इंप्लीमेंट करना है तो आपका मेन गोल है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग जो है वो इट शुड नॉट बी एनी डिफरेंट फ्रॉम जो आपकी लोकल प्रोग्रामिंग है। यानी मैं अगर अपनी मशीन पे प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें जैसे सारे लोकल प्रोसीजर होते थे वो एक सिंपल प्रोसेस था। तो अगर मैंने कोई ऐसा फंक्शन कॉल किया है जो कि किसी और मशीन पर राइड करता है, तो उसकी वजह से जो मेरी प्रोग्रामिंग है वो प्रोसेस मुश्किल नहीं होना चाहिए। यानी मैं उसे ऐसे ट्रीट करूं जैसे एक लोकल प्रोसीजर कॉल है, और अंडरलाइंग मिडलवेयर जो है वो उस प्रोसीजर कॉल को बेसिकली कन्वर्ट कर रही हो इनटू रिमोट प्रोसीजर कॉल, और मुझे पता भी ना लगे, मुझे लगे कि एक ब्लैक बॉक्स है, मैंने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन उसी मशीन पर रन हो रहा है कि किसी और मशीन पर रन हो रहा है वो मुझे नहीं पता, और मैं उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। ठीक है, एज अ प्रोग्रामर मैं चाहता हूँ कि वह फंक्शन कॉल हो जाए और रिजल्ट मिल जाए। ठीक है। और दूसरा गोल है ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी का गोल क्या होता है कि फंक्शन जब लिखे तो नंबर वन, प्रोग्रामर को ये नहीं परेशानी होनी चाहिए कि नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन कैसे होगी, मैंने फंक्शन कॉल किया है तो उसके लिए अब जो सॉकेट प्रोग्रामिंग है वो सब कुछ भी मैं खुद ही करूं। ठीक है, फिर उसके अलावा दूसरी मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम फर्क है, मेरा फर्क है, या दूसरी मशीन पे इंटीजर वैल्यू जो है वो 64 बिट है, मेरे पे 32 बिट है, तो वो सारे का सारा मैं एज अ प्रोग्रामर हैंडल करूं, ये नहीं होना चाहिए। रिमोट प्रोसीजर कॉल आइडियली ऐसे होनी चाहिए कि मैंने एक फंक्शन कॉल किया है एज ए फुल लोकल प्रोसीजर कॉल ही है, और उसके पीछे जो भी नेटवर्क कम्युनिकेशन है, जो भी कन्वर्जन बिटवीन 32 एंड 64 बिट्स है, वो अंडरलाइंग मिडलवेयर ऑटोमेटिकली कर दे। एज अ प्रोग्रामर मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा बेसिक गोल होता है जब हम रिमोट प्रोसीजर कॉल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन कॉल हम अभी गो लैंग का एग्जांपल देखेंगे। तो रिमोट फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामर के लिए वो उनमें कोई फर्क नहीं है, वो एक फंक्शन कॉल ही होती है। ठीक है, और जो सॉकेट्स होती हैं, सॉकेट एज अ प्रोग्रामर मुझे क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, और उस सॉकेट को रीड या उसमें राइट करना वो एज अ प्रोग्रामर मैं नहीं कर रहा हूँ, वो सब कुछ मैं सिर्फ एक फंक्शन कॉल कर दूंगा, दैट्स इट। अब उसको कन्वर्ट करना है इनटू अ पैकेट और उसको ट्रांसफर करना है टू सम अदर मशीन यूजिंग टीसीपी और यूडीपी सॉकेट, वो लाइक आई सेड एज अ प्रोग्रामर मेरी हेडेक नहीं होगी। वो जो मेरी रिमोट प्रोसीजर कॉल की लाइब्रेरीज होंगी जो मैंने इंक्लूड किया है, ये सब कुछ वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर देगी। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा होगा कि लाइब्रेरी होगी जो मैं इंक्लूड करूंगा, उसके अंदर एपीआई होगी। ठीक है, जो कि सारा इनेबल करेगी। ठीक है, जो सर्वर होगा यानी जिस मशीन के ऊपर कोई फंक्शन रन होना है, तो वो सर्वर अपनी लोकल एपीआई को एक्सपोर्ट करेगा बेसिकली, एक तो ओवर दैट मशीन और इसके अलावा ओवर द नेटवर्क। यानी सर्वर बेसिकली सारी नेटवर्क पे मशीन को बता देगा कि मेरे पास ये फंक्शन अवेलेबल है, तुमने अगर कॉल करने तो इस फंक्शन को अपनी लोकल मशीन से कॉल कर दो। और साथ ही सर्वर बता देता है कि इस फंक्शन का नाम क्या है और उस फंक्शन का सिग्नेचर बेसिकली क्या है, कि उसमें पैरामीटर्स क्या है, उसकी रिटर्न टाइप क्या है। ये सब कुछ जो है सर्वर अपनी एपीआई के थ्रू एक्सपोर्ट कर देता है। ठीक है, क्लाइंट एंड पे क्या होगा कि एक प्रोसीजर कॉल होगी सिंपल, यानी नॉर्मल जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसके अंदर आप एक फंक्शन कॉल कर देंगे और ऑटोमेटिकली वो फंक्शन कॉल जो है एक रिक्वेस्ट जनरेट करके नेटवर्क के ऊपर सेंड करेगा और सर्वर तक पहुंचा देगा। सर्वर जो है अपने एंड पे उस पूरे के पूरे प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेगा और उस रिजल्ट को जो है ओवर द नेटवर्क आपको ट्रांसमिट कर देगा। जैसे ही वो रिजल्ट आप तक आ जाएगा जो आपका रनिंग प्रोग्राम था, तो उस रिजल्ट को यूज करते हुए
आपका प्रोग्राम अब अगली लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा और आगे प्रोसीड करेगा। तो ये बेसिकली आरपीसी की एब्स्ट्रैक्शन है। और आपको ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे कहीं पे भी हमें खुद से कोई सॉकेट प्रोसीजर वगैरह की ज्यादा डिटेल नहीं जाना पड़ा। ठीक है, कुछ करना पड़ेगा वो हम बाद में देखेंगे, पर वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ज्यादातर चीजें आपका आरपीसी ही मैनेज कर लेती है, आपकी मिडलवेयर मैनेज कर लेती है। ऑलराइट, तो बेसिक ऑपरेशन क्या है आरपीसी का? लेट्स सपोज आपका एक प्रोग्राम रन कर रहा है जिसके अंदर एक क्लाइंट फंक्शन है। ठीक है, वो फंक्शन क्या करेगा? एग्जीक्यूट हो रहा है और उसने किसी रिमोट प्रोसीजर को कॉल करना है, तो वो क्लाइंट स्टब को कॉल करेगा। स्टब बेसिकली क्या होती है कि रिमोट प्रोसीजर की एक लोकल वर्जन है। ठीक है, तो क्लाइंट स्टब को आप कॉल करेंगे, यानी वही आरपीसी जो है उस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं। क्लाइंट स्टब क्या करेगा कि आपके जितने पैरामीटर थे, जितनी आर्ग्यूमेंट्स थी, उनको कन्वर्ट करेगा इनटू बाइट्स, इनटू स्ट्रीम फॉर्मेट। इसे बाय द वे मार्शलिंग कहते हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और फिर क्या होगा कि इस सारे स्ट्रीम को टुगेदर विद जो प्रोसीजर का नाम है, ठीक है, वो इसको कन्वर्ट करेगा इनटू पैकेट्स और ट्रांसमिट कर देगा ओवर द नेटवर्क टू द डेस्टिनेशन मशीन। अब वो पैकेट जब डेस्टिनेशन मशीन तक आएगा तो मशीन क्या करेगी? उसे एक्सेप्ट करेगी बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेस एंड द पोर्ट नंबर। और फिर मशीन क्या करेगी कि उसके अंदर जो मैसेज था, जो पैकेट के अंदर पेलोड है बेसिकली, उसको रीड करेगी। बेसिकली एक सर्वर एंड पे स्टब कॉल हो रहा होगा, सर्वर एंड पे एक फंक्शन कॉल हो रहा होगा जो कि बेसिकली इंटरफेस कर रहा है टू द एक्चुअल फंक्शन। और ये स्टब बेसिकली क्या करेगा कि जो मैसेज रिसीव हुआ है उसको अनमार्शल करेगा, यानी उसमें जो बाइट स्ट्रीम है उस स्ट्रीम को कन्वर्ट करेगा इनटू फंक्शन नेम एंड फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। और ये सब कुछ जो है ये फॉरवर्ड कर देगा जो एक्चुअल रनिंग फंक्शन था। ठीक है, अब रनिंग फंक्शन को जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो वो फंक्शन उन आर्ग्यूमेंट्स पे, उन इनपुट्स पे एग्जीक्यूट करेगा, एक रिजल्ट जनरेट करके वापस सर्वर स्टब को दे देगा। स्टब क्या करेगी? उसको कन्वर्ट करेगी इनटू बाइट स्ट्रीम, उस रिजल्ट को, इसे मार्शलिंग कहते हैं। और फिर इस स्ट्रीम को पैकेटाइज करके नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट कर देगी और ये वापस जो कॉलिंग मशीन थी उस तक आएगा। कॉलिंग मशीन क्लाइंट स्टब को वो दे देगी जो भी पैकेट रिसीव हुआ है। स्टब जो है उनमें से रिजल्ट को अनमार्शल करके, ठीक है, एज एन इंटीजर या जो भी उसकी डेटा टाइप थी उसमें कन्वर्ट करके वो जो एक्चुअल फंक्शन कॉल हुई थी जहाँ पे, वहाँ पे उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। और फंक्शन जो है उस वैल्यू को आप इस्तेमाल करके आगे प्रोसीड करेगा। यानी आपका अगर मेन फंक्शन था फॉर एग्जांपल, तो वो अब आगे प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, तो आरपीसी का बेनिफिट क्या है कि आपकी एप्लीकेशन राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाती है। यानी नेटवर्क कोडिंग और उससे रिलेटेड जो काम है वो स्टब फंक्शन ही सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। आपकी एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो है वो सिर्फ एक फंक्शन कॉल करेगा, दैट्स इट। अब वो फंक्शन कॉल चाहे आपकी मशीन पे या दूसरी मशीन पे फर्क नहीं पड़ता, सारी सॉकेट्स और पोर्ट्स नंबर और बाइट ऑर्डरिंग, ये 32 बिट है, 64 बिट है, लिटिल इंडियन, बिग इंडियन, वो सब कुछ आपका अंडरलाइंग जो मिडिल वेयर है वो मैनेज कर लेगी। ठीक है, और एक बात याद रखें कि लाजमी नहीं है कि आप अगर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो सारे फंक्शन आपके पास ही अवेलेबल है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ही है कि आपके फंक्शन डिफरेंट मशीन पर रिजाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक फंक्शन रन कर, आप लेट्स सपोज वेब सर्च है, तो वेब सर्च में क्या होता है? आपकी रिक्वेस्ट, गूगल सर्च की रिक्वेस्ट जाती है एग्रीगेटर नोड को। एग्रीगेटर नोड क्या करती है? मल्टीपल वर्कर नोड्स होती हैं जिनके पास डिफरेंट डेटा पड़ा होता है। तो आपका एग्रीगेटर बेसिकली उन सारी वर्कर नोड्स पे एक रिमोट प्रोसीजर कॉल करता है। वो रिमोट प्रोसीजर बेसिकली क्या करेगा? वो अपने अपने डेटा पे सर्च करेगा आपका कीवर्ड और उसका जो रिजल्ट है वो बेसिकली आपको सेंड कर देगा। ठीक है, तो यानी ये रिमोट प्रोसीजर कॉल का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है और एक एप्लीकेशन, एक सिनेरियो है। अगर ऐसे ना होता, आपके पास आरपीसी ना होती, तो आप क्या करते हैं? एग्रीगेटर के पास रिक्वेस्ट आती आपकी गूगल सर्च की, अब सारे का सारा डेटा फिर एग्रीगेटर नोड के पास ही पड़ा होता,
और उस सारे के ऊपर वो खुद ही से सर्च करता। तो आरपीसी ने ये फायदा किया कि रादर देन एक मशीन पे सब कुछ करने के उस टास्क को मल्टीपल मशीन के ऊपर स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो एग्जांपल है, अभी और ज्यादा क्लियर होगा। तो जब आप आरपीसी की बात करते हैं तो कुछ इश्यूज भी हैं जो कि आपको एड्रेस करने पड़ते हैं। ऑलराइट क्लास, तो आरपीसी का एक जो इशू होता है वो होता है कि क्लाइंट और सर्वर मशीन जो है उनकी डेटा रिप्रेजेंटेशन फर्क हो सकती है। जो मैंने अभी बात की थी कि आपने एक फंक्शन रन किया है, अपनी मशीन पे आपने कॉल किया है, आपकी मशीन पे लेट सपोज इंटीजर 32 बिट्स का, ठीक है, और आपकी मशीन पे जो फंक्शन कॉल है उसने एक्चुअली उससे कन्वर्ट किया है इनटू अ रिमोट प्रोसीजर कॉल और किसी और मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट किया है, और उस मशीन पे लेट सपोज जो इंट था वो 32 की बजाय 64 बिट्स का था। तो अब क्या होगा, उसकी रिस्पॉन्स 64 बिट में आएगी। तो आपको कैसे पता लगेगा कि 64 बिट है कि 32 बिट है? यानी आप तो करेंगे 32 बिट शुरू के रीड करके उसे इस्तेमाल कर लेंगे। तो एक ये इशू है। एक और एग्जांपल है लिटिल एंडियन और बिग एंडियन बाइट ऑर्डरिंग का। कुछ मशीन्स पे लिटिल एंडियन फॉर्म होता है बाइट्स का, कुछ पे बिग एंडियन फॉर्म होता है। तो अगर मिसमैच है, यानी रिजल्ट बिग एंडियन में आया है पर आपने ट्रीट उसे एज लिटिल एंडियन किया है, तो आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो मैसअप हो जाएगा। ठीक है, और एक बात याद रखें कि जो भी रैपिंग हो रही है पैरामीटर की, यानी पैरामीटर आपने भेजा है, ठीक है, तो आप तो उसे कन्वर्ट करें इनटू सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। यानी आपकी मशीन अगर 32 बिट्स है तो आपका पैरामीटर 32 बिट्स का होगा। सेंडर का अगर मशीन 64 बिट्स का इंटीजर है तो वो जो इंटीजर को रैप करेगा तो 64 बिट का वो एक पैरामीटर भेज रहा होगा आपको। तो ये जो डिफरेंशिएट करना है बिटवीन 32 एंड 64 वो पे करना जरूरी हो जाता है, वरना आपकी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। ठीक है, तो उसका तरीका क्या होता है कि क्लाइंट और सर्वर ने शुरू में अग्री करना होता है कि इनकोडिंग क्या होगी, यानी बेसिक डेटा जो टाइप्स होंगे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वो लिटिल एंडियन है, बिग एंडियन है, कि 32 बिट है, 64 बिट है फॉर एग्जांपल, और कॉम्प्लेक्स डेटा वैल्यूज हैं, अरेज, यूनियन, ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो क्लाइंट और सर्वर ने पहले इस चीज पे, इस इनकोडिंग पे आपस में अग्री करना होता है और एक दूसरे को बताना होता है कि क्या फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। और उसका तरीका होता है कि आप इंटरफेस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज इस्तेमाल कर लें। यानी फॉर एग्जांपल जो भी क्लाइंट है और सर्वर है वो एक दूसरे को आइडियल के थ्रू बता देते हैं कि हमारी मशीन पे जो इंटीजर होगा वो 32 बिट का होगा, या जो इंटीजर होगा वो लिटिल एंडियन होगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, और जो स्टब होता है वो बेसिकली इस रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट कर रहा होगा इनटू अ फॉर्मेट जो कि आपकी अपनी मशीन पे या जो रिमोट मशीन है उसके ऊपर रीडेबल हो। ठीक है, ये आरपीसी ने इस सारे को ऑटोमेटिकली मैनेज करना होता है, वरना आपके रिजल्ट जो है वो मैसअप हो जाते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है आरपीसीज में वो होती है पॉइंटर्स की। लेट सपोज आपने एक फंक्शन कॉल किया है अपने एंड पे, और उस फंक्शन में आपने रादर देन पूरी की पूरा पॉइंटर, पूरा का पूरा लिंक लिस्ट भेजने के, आपने क्या किया, एक लिंक लिस्ट आपकी मशीन पे एग्जिस्ट करती है और उसका जो हेड है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका एड्रेस आपने एक फंक्शन को पास कर दिया, और वो फंक्शन जो है बेसिकली उस एड्रेस को एक रिमोट प्रोसीजर कॉल को सेंड कर देता है किसी और मशीन के ऊपर। ठीक है, मसला क्या है? मसला ये है कि वो पॉइंटर जो आपने बनाया था वो तो आपकी मशीन के ऊपर वैलिड था। अब दूसरी मशीन को अगर आपने वो पॉइंटर एज एन आर्ग्यूमेंट मार्शल करके भेज दिया है रिमोट प्रोसीजर कॉल को, तो वो रिमोट प्रोसीजर कॉल अगर उस एड्रेस को इस्तेमाल करती है तो दैट एड्रेस इज मीनिंगलेस, क्योंकि वो एड्रेस रिमोट मशीन के ऊपर पता नहीं किस चीज को पॉइंट कर रहा है। यानी ओरिजिनल मशीन जो थी उस पर तो ये एड्रेस लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा था ना, पर रिमोट मशीन पे वो एड्रेस शायद किसी गार्बेज को पॉइंट कर रहा हो, या कोई और अरे पड़ा हो, या कोई और ऑब्जेक्ट पड़ा हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मसला है कि आप पॉइंटर सेंड कर देंगे तो पॉइंटर सेंड करना इज मीनिंगलेस, क्योंकि पॉइंटर जो है आपके जो ओनर है, जो फंक्शन कॉल करने वाला था, उसकी एड्रेस स्पेस में वैलिड है। जो रिमोट प्रोसीजर कॉल हुआ है उस मशीन की एड्रेस स्पेस में वो इनवैलिड हो जाता है, वो मीनिंगलेस हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है कि रादर देन एड्रेस भेजने के,
आप क्या करते हैं कि वो जो आपकी लोकल मशीन पे वो पॉइंटर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, उस लोकेशन पे जितना भी डेटा पड़ा हुआ है, लिंक लिस्ट है, अरे है, जो कुछ है, उस पूरे के पूरे को आप कॉपी करें, उसका एक बफर बनाएं, और इस पूरे के पूरे बफर को, इस पूरे के पूरे डेटा को भी आप रिमोट प्रोसीजर कॉल को सेंड कर दें। अब सर्वर एंड पे क्या होगा कि ये जो बफर आपने सेंड किया है वो अनमार्शल होगा, ठीक है, पॉइंटर भी साथ गया है और साथ बफर भी गया है, और सर्वर को पता लग जाएगा कि ये पॉइंटर जो है ये इस बफर के अंदर जो डेटा है उसके स्टार्टिंग लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो अब जो सर्वर एंड पे रिमोट प्रोसीजर एग्जीक्यूट करेगा वो अपनी एड्रेस स्पेस में नहीं कुछ जाके ढूंढेगा, वो जो बफर उसे सेंड किया गया था वो उस एड्रेस स्पेस के अंदर ही अपना काम करेगा, ठीक है, और उस पे उसके बाद जो भी रिजल्ट होता है वो फिर सेंड बैक कर देगा। तो ये पॉइंटर का आपने ध्यान रखना होता है कि मैं फिर से समराइज कर दूं कि पॉइंटर जिस मशीन पे फंक्शन कॉल हुआ है, जो ओरिजिनल पेरेंट मशीन है जिसने फंक्शन कॉल करके उसे पैरामीटर पास किया है, अगर कोई पॉइंटर पास किया है तो पॉइंटर लोकल मशीन के एड्रेसेस में वैलिड है। जब इस रिक्वेस्ट को आप किसी और मशीन को सेंड कर देते हैं तो वो पॉइंटर एड्रेस जो है वो पता नहीं किस गार्बेज को पॉइंट कर रहा होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है व्हेन यूजिंग आरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल। ठीक है, यहाँ पे अब एक और बात कर दूं कि अभी हमने जो बात की है वो सिंक्रोनस आरपीसी की है। सिंक्रोनस का क्या मतलब है कि आरपीसी कॉल होगी, अब जब तक रिस्पॉन्स नहीं आती तब तक आपका एंड पे जो कॉलिंग मशीन के एंड पे जो फंक्शन है वो आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है, तो वो तो सिंक्रोनस आरपीसी हो गया। एज अपोज टू दैट एसिंक्रोनस आरपीसी क्या होता है कि अगर क्लाइंट ने कोई रिमोट प्रोसीजर को कॉल किया है तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर फौरन क्लाइंट को रिप्लाई कर देगा कि तुमने जो मुझे आरपीसी रिक्वेस्ट की है वो रिक्वेस्ट मिल गई है, अब मैं उसे लोकली एग्जीक्यूट करूंगा और जैसे ही वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है मैं तुम्हें रिस्पॉन्स सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये एसिंक्रोनस है। इस टाइम पीरियड में अब जैसे क्लाइंट को पता लग गया कि प्रोसेस शुरू हो गया है, इन द मीन टाइम क्लाइंट जो है कोई और काम कर सकता है, क्लाइंट ब्लॉक नहीं होगा, वो कोई और रिमोट प्रोसीजर कॉल कर सकता है, ठीक है। इसका एक टिपिकल एग्जांपल क्या है कि क्लाइंट, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था वेब सर्च का, कि क्लाइंट जो है मल्टीपल सर्वर्स को कांटेक्ट करता है और हर सर्वर के ऊपर इंडिपेंडेंटली कोई रिमोट प्रोसीजर कॉल कर देता है। यानी वेब सर्च की केस में एग्रीगेटर को रिक्वेस्ट आई है तो वो एग्रीगेटर मल्टीपल वर्कर नोड्स पे साइमल्टेनियसली रिमोट प्रोसीजर कॉल कर देगा। हर वर्कर नोड जो है अपने डेटा सेट के ऊपर वो सर्च करेगी जो भी कीवर्ड था, और जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वो रिस्पॉन्ड कर देगी आपको, क्लाइंट को, एग्रीगेटर को, ठीक है। तो बेसिकली ये नहीं हुआ कि एग्रीगेटर ने एक मशीन को कॉल किया, अब वो इंतजार कर रहे हैं कि वो वर्कर नोड रिस्पॉन्ड करेगी तो मैं उसके बाद रिमोट प्रोसीजर कॉल किसी और मशीन पे करूंगा, नहीं, उसने साइमल्टेनियसली सारों के ऊपर कॉल कर दिया है, प्रोसीजर रन कर दिया। अब जो जो वर्कर नोड फारिग होती जाएगी वो वर्कर नोड फारिग होते साथ ही अपना रिजल्ट जो है वो एग्रीगेटर को रिटर्न करी जाएगी। और ये बाय द वे वन टू मैनी कम्युनिकेशन या वन टू मैनी रिक्वेस्ट सेंडिंग है कि एक एग्रीगेटर ने मैनी वर्कर नोड्स को रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है मल्टीकास्ट आरपीसी का, कि आरपीसी जो है एक मशीन को रिक्वेस्ट नहीं करती, आरपीसी मल्टीपल सर्वर्स को या एक ग्रुप ऑफ सर्वर्स को रिक्वेस्ट भेज देती है। जो अभी जो मैंने एग्जांपल किया उसे भी आप एज अ मल्टीकास्ट आरपीसी ट्रीट कर सकते हैं इन सम केसेस, ठीक है। या दूसरा एग्जांपल हो सकता है फॉल्ट टॉलरेंस का, कि अगर एक क्लाइंट ने कोई ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना है तो रादर देन एक ही सर्वर पे एग्जीक्यूट करने के वो क्लाइंट क्या करता है, मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर जो कि उस मल्टीकास्ट ग्रुप का हिस्सा है, उन सारे सर्वर्स के ऊपर वो रिमोट प्रोसीजर कॉल एग्जीक्यूट कर देगा। और बाय द वे रिजल्ट सेम होगा, पर मकसद क्या है कि इन केस आपके सर्वर जो है फेल हो जाते हैं, मल्टीपल सर्वर्स, तो इन दैट केस आपने इतने ज्यादा सर्वर्स को रिक्वेस्ट भेजी होगी कि उनमें से किसी एक ने भी रिस्पॉन्ड कर दिया तो यू कैन यूज दैट रिस्पॉन्ड और आपका सिस्टम जो है फॉल्ट टॉलरेंट हो जाता है।
क्रैश नहीं करेगा, ठीक है। और ये बाय द वे फॉल्ट टॉलरेंस में हम मल्टीकास्ट आरपीसी डिस्कस करेंगे इन डिटेल, आई थिंक वो सेकंड लास्ट चैप्टर है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है कि वही जो वेब सर्च वाला, कि मल्टीपल सर्वर्स पे आपने रिक्वेस्ट रन करनी है और हर सर्वर के ऊपर एक डिफरेंट डेटा सेट है। यानी पहले जो एग्जांपल मैंने भी डिस्कस किए उनमें तो डेटा सेट भी सारों के पास सेम ही था और सिर्फ फॉल्ट टॉलरेंस के लिए आप मल्टीपल पे रन कर रहे थे। और इन दिस केस रेप्लिकेशन आप इसलिए कर रहे हैं कि डिफरेंट सर्वर्स में डिफरेंट डेटा होगा और उस डिफरेंट डेटा सेट के ऊपर आपका क्लाइंट जो है वो अपनी रिमोट प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मल्टीकास्ट आरपीसी बेसिकली क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सर्वर्स होता है जो बता देते हैं कि हम इस ग्रुप का हिस्सा हैं, इस ग्रुप की रिलेटेड आरपीसी को अगर तुमने एग्जीक्यूट करना है तो हमें रिक्वेस्ट भेज दो, हमारे जितने भी सर्वर हैं वो सारे इस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये वेरिएशन है ऑन आरपीसी। अगला एक पॉइंट है कि आरपीसी फेलियर सिनेरियो क्या होता है। यानी लोकल प्रोसीजर कॉल की जब हम बात करते हैं, यानी मेन फंक्शन है आपकी लोकल मशीन पे, वो एग्जीक्यूट कर रहा है और उसके अंदर एक और फंक्शन कॉल हुआ है जो कि उसी मशीन के ऊपर रिजाइड कर रहा है। तो होगा क्या कि वो जिस फंक्शन को कॉल किया गया है वो एग्जैक्टली वंस रन होगा और फिर रिजल्ट को रिटर्न कर देगा। ये लोकल सिनेरियो है। रिमोट सिनेरियो में चीजें थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी रिमोट प्रोसीजर को कॉल किया है तो लाजमी नहीं है कि वो एग्जैक्टली वंस रन हो। रिमोट प्रोसीजर जो है, एक पॉसिबिलिटी है कि वो 0 टाइम रन होगा। यानी मेरे एक मशीन पे मेन फंक्शन है जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है, उसने एक रिमोट प्रोसीजर को कॉल किया है, ठीक है। अब रिमोट प्रोसीजर जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है पर रिजल्ट सेंड करने से पहले वो सर्वर क्रैश कर गया। तो अब क्या होगा, आपने तो रिमोट प्रोसीजर को एग्जीक्यूट किया था पर उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगी, तो ये 0 एग्जीक्यूशन है। मैं फिर कह दूं कि लोकल प्रोसीजर में ये मसला नहीं था। लोकल प्रोसीजर में क्या होता है कि आपने फंक्शन कॉल किया है तो वो एक दफा रन होगा, प्रोवाइडेड के फंक्शन ठीक रखा था आपने, तो वो रन होके आपको रिजल्ट रिटर्न कर देगा। पर रिमोट प्रोसीजर में ऐसे नहीं है। रिमोट में इट इज पॉसिबल कि आपका सर्वर ही क्रैश कर गया। तो अब क्या हो रहा है कि आपकी मशीन रन कर रही है, आपकी मशीन पे मेन फंक्शन रन कर रहा है, पर उसने जिस रिमोट प्रोसीजर को कॉल किया था वो सर्वर क्रैश कर गया है। अब आप उसकी रिस्पॉन्स आने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये एक फेलियर सिनेरियो है। दूसरा जो होता है परफेक्ट सिनेरियो, तो ये वन टाइम कि आपने एक मशीन ने रिमोट प्रोसीजर कॉल किया है, रिमोट प्रोसीजर एग्जीक्यूट हुआ है और उसका रिजल्ट जो है वो आप तक आ गया, मसला खत्म हो गया। दिस इज परफेक्ट सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो है मोर देन वंस एग्जीक्यूशन। यानी यहां पे क्या होगा कि आपने एक रिमोट प्रोसीजर को कॉल किया, ठीक है। अब यहां तो डिले इतना ज्यादा हो गया कि आपका पैकेट पहुंचे ही नहीं, काफी देर बाद पहुंचे सर्वर तक। जहां फिर सर्वर ने रिप्लाई की और वो रिप्लाई लॉस्ट हो गई। तो अब क्या होगा, क्लाइंट एक सर्टेन टाइम पीरियड तक इंतजार करेगा और फिर उस रिमोट प्रोसीजर कॉल को दोबारा एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ये जो है मल्टीपल एग्जीक्यूशन है। इसका आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूशन इस तरह की थी कि आपने अपने बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए निकलवाया है, विड्रॉ किया है, विड्रॉ हो गया है और उसकी रिस्पॉन्स आपकी मशीन तक आते आते लॉस्ट हो गई। अब टाइम आउट पीरियड के बाद आप दोबारा से वही फंक्शन रन करेंगे और लाख रुपए विड्रॉ करेंगे, तो होगा क्या, आपको लगेगा कि आपने लाख रुपए विड्रॉ किया है जबकि आपके बैंक अकाउंट से 2 लाख विड्रॉ हो गया हुआ है। तो इसलिए ये जो लोकल प्रोसीजर कॉल होती है, आप तो एक दफा करते हैं, इट इज पॉसिबल कि दूसरे एंड पे मल्टीपल टाइम हम हो जाए। तो ये एक फेलियर सिनेरियो है और इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है। और ये सिनेरियो बाय द वे हम क्लोज टू द एंड ऑफ दिस कोर्स इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फाइनली लोकल प्रोसीजर कॉल जो है उसको एग्जैक्टली वंस एग्जीक्यूट करना आसान होता है, पर रिमोट प्रोसीजर कॉल को एग्जैक्टली वंस एग्जीक्यूट करना जो है वो मुश्किल है। वाई? क्योंकि नेटवर्क रिलायबल नहीं है, आपका सर्वर क्रैश कर सकते हैं, आपका नेटवर्क जो है उस पर डिले आ सकते हैं, या फिर सर्वर का या क्लाइंट का पैकेट जो है वो लॉस्ट हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को फिर मैनेज करना पड़ता है एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिज़ाइन। और इशू क्या है
कि आपका जो रिमोट प्रोसीजर कॉल होता है वो स्लो होता है। अगर आपने लोकली किसी फंक्शन को कॉल किया है तो क्योंकि सब कुछ आपकी मशीन पे रन हो रहा है तो वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसी फंक्शन को किसी और मशीन के ऊपर रन कर रहे हैं तो वो नेटवर्क के ऊपर जो लेटेंसी होती है वो भी इनकर होगी। यानी फॉर एग्जांपल आपकी मशीन पे अगर कुछ माइक्रो सेकंड पे प्रोग्राम रन करना था, पर अब वही फंक्शन जो है आप पाकिस्तान में बैठ के यूएस में किसी मशीन पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो अब क्या होगा कि पाकिस्तान से यूएस तक पैकेट जाने में और वापस आने में कोई 150-200 मिली सेकेंड लग जाएगा। तो दैट मीन के फंक्शन जो है 200 मिली सेकेंड से पहले तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ही नहीं सकता, रिस्पॉन्स आ ही नहीं सकता। तो इस वजह से इट इज पॉसिबल कि आपका रिमोट प्रोसीजर कॉल जो है वो मच स्लोअर होगा कंपेयर टू लोकल प्रोसीजर कॉल, ठीक है। पर जहां पे मैं बस एक और चीज ऐड कर दूं कि यस ये भी पॉसिबल है, इस तरह का सिनेरियो हो सकता है कि आपका अपनी मशीन इतनी ज़्यादा स्लो है कि आप उस पर अगर कोई प्रोग्राम कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बिलियन लाइंस का एक डेटा सेट है जिसको आपने सर्च करना है, तो इट इज़ पॉसिबल कि आपके पास एक सर्वर अवेलेबल है जिसके ऊपर यही डेटा सेट पड़ा हुआ है, पर वो सर्वर इतनी पावरफुल मशीन है कि वो कुछ माइक्रो सेकंड में सर्च करके आपको रिजल्ट रिटर्न कर देती है। तो इन दैट केस नेटवर्क की जो एडिड लेटेंसी थी उसको आप ऐड भी कर दें तो ये रिमोट प्रोसीजर कॉल मच फास्टर होगी कंपेयर टू आपकी अपनी मशीन पे अगर आप उस चीज़ को रन करते हैं। तो यानी कहने का मतलब है एज अ डेवलपर आपने डिसाइड करना होता है कि क्या कॉल जो है वो आपकी लोकल मशीन पे ज़्यादा परफॉर्मेंस बेहतर देगी और कौन सी कॉल है जो कि रिमोटली अगर करें तो आपको फ़ायदा देगी। दूसरा इशू है सिक्योरिटी का, कि यानी आप जो मैसेज भेज रहे हैं एक पॉसिबिलिटी है कि इट वुड बी विजिबल ओवर द नेटवर्क। यानी अगर आप सिक्योर सॉकेट्स नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने जो भी डेटा डाला हुआ है कोई भी उसको पैकेट को स्निफ करके डेटा रीड कर सकता है। तो ये एक सिक्योरिटी इशू है। अगर आप वही फंक्शन अपनी मशीन पे कॉल करते हैं तो मसला नहीं था क्योंकि वो सारा लोकली सब कुछ हो रहा है, नेटवर्क के ऊपर नहीं जा रहा, और नेटवर्क जो है वही बेसिकली आपका एक सिक्योरिटी इशू होता है। दूसरी चीज़ है कि जब आप रिमोट प्रोसीजर कॉल की बात करते हैं तो चांसेस आर कि आपको कोई ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म रखने पड़ेंगे, यानी क्लाइंट और सर्वर आपस में एक दूसरे को ऑथेंटिकेट भी करेंगे, नंबर वन। और नंबर टू आपके पास एक एक्सेस लिस्ट भी होगी कि आया यानी सर्वर पे कोई प्रोग्राम रन करना है तो हर क्लाइंट को इजाजत होनी चाहिए। यानी मैं यहाँ से उठ के नासा का कोई सर्वर है उसके ऊपर अपनी मर्जी से प्रोग्राम रन करने शुरू कर दूँ, वो तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू है। तो वो फिर सर्वर जो है वो आपस में बेसिकली लिस्ट मेंटेन कर रहे होंगे कि किसको एक्सेस देनी है और किसको नहीं देनी, और ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म होंगे टू इंश्योर कि जिसको इजाजत है वो ही कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। तो जब भी आप रिमोट प्रोसीजर कॉल की बात करते हैं आपको इन चीज़ों का भी एहसास रखना पड़ता है। अब फिर से आप लोगों की दिल पसंद लैंग्वेज गोलैंग उस पर बात कर लें। तो एक सिंपल सिनेरियो है गोलैंग में, आपने एक आरपीसी का सर्वर बनाना है जिस पे रिमोट प्रोसीजर कॉल एग्जीक्यूट होगी और एक क्लाइंट बनाना है जो कि उस रिजल्ट को यूज करेगा, ठीक है। तो लेट सपोज आपने ये सर्वर का प्रोग्राम है बाय द वे, लेट सपोज आपने ये पैकेज में इंपोर्ट करना है एफएमटी का, ये बेसिकली इनपुट आउटपुट के लिए होता है और फॉर्मेटिंग के लिए। नेट का ये बेसिकली सॉकेट प्रोग्रामिंग के लिए है, और नेट स्लैश आरपीसी का जो कि रिमोट प्रोसीजर कॉल्स को मैनेज करने के लिए है, ठीक है। अब आप सर्वर के कोड में क्या करते हैं, एक स्ट्रक्ट बनाते हैं जो कि टाइप सर्वर का, सॉरी एक स्ट्रक्ट बनाते हैं और उसका टाइप आप सर्वर लिख देते हैं। अब आप एक फंक्शन बनाएंगे, लेट सपोज उस फंक्शन का नाम निगेट है और ये बेसिकली रिमोट प्रोसीजर है। इस फंक्शन में एक इनपुट है आई, उसकी टाइप इंटीजर है int 64, और दूसरा पैरामीटर जो है वो रिप्लाई है पॉइंटर टू एन इंटीजर, और जो भी रिजल्ट होगा वो बेसिकली इस रिप्लाई के अंदर लिखा जाएगा। और ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है, आप एरर कोड कह लें बेसिकली कि एरर कोड को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ओके, अब क्या होता है, इस फंक्शन नेम से पहले आपने दिस स्टार सर्वर लिखा है। ये बेसिकली हमने शुरू के लेक्चर में बात की थी कि ये कॉन्सेप्ट
रिसीवर का होता है। और रिसीवर बेसिकली क्या होता है कि किसी फंक्शन को आपने, क्योंकि क्लासेस तो है नहीं गोलैंग में, तो अगर किसी फंक्शन को आपने एसोसिएट करना है किसी स्ट्रक्ट के साथ, तो आप बेसिकली फंक्शन नेम से पहले स्पेसिफाई कर देते हैं कि कौन सा स्ट्रक्ट है जिसके साथ आप इस फंक्शन को एसोसिएट कर रहे हैं। इन दिस केस उस स्ट्रक्ट का नाम सर्वर है। ओके, इसकी कोड के अंदर आप क्या करें, सिंपल है, डिप्लॉय पॉइंटर है, उस एड्रेस पे आप जाके जो भी आई की वैल्यू थी उसको निगेट करके आप लिख देंगे। यानी आई 10 था तो रिप्लाई वाली जगह पे आप -10 लिख देंगे और फिर रिजल्ट निल कर देंगे कि बेसिकली फंक्शन ठीक एग्जीक्यूट हो गया। ऑल राइट, ओके, तो ये तो निगेट का फंक्शन था जो आपने एक्सपोज करना है। अब सर्वर का अपना जो फंक्शन रन हो रहा है सर्वर एंड पे, वो बेसिकली क्या करता है, नंबर 1 आरपीसी डॉट रजिस्टर का फंक्शन कॉल करेगा और उसके अंदर जो सर्वर का स्ट्रक्ट है उसका एक न्यू इंस्टेंस बना के पास कर देगा कि बेसिकली आपने जो स्ट्रक्ट बनाया है और इससे एसोसिएटेड जितने भी फंक्शन है आपने उन सारों को रजिस्टर कर दिया सर्वर एंड पे। अब आपने एक सॉकेट क्रिएट की है, वेलकमिंग सॉकेट। वो सॉकेट क्या करती है, टीसीपी का सॉकेट है, लोकल होस्ट यानी उस मशीन के ऊपर लिसन कर रही है और जो पोर्ट नंबर है वो आपने 9999 स्पेसिफाई कर दिया है कि इस पोर्ट पे लिसन कर रही है, दैट्स इट। अगर कोई एरर हुआ तो आप प्रिंट करके फंक्शन को एग्जिट कर देंगे। एरर ना हुआ तो क्या होगा कि अब एक इनफाइनाइट लूप रन कर रहे हैं। इस इनफाइनाइट लूप में क्या होता है, जो हमने पहले बात की थी सॉकेट प्रोग्रामिंग में, कि आपका जो टीसीपी का वेलकम सॉकेट होता है वो बेसिकली लिसन कर रहा होता है और जैसे ही उसे कोई रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट एंड से तो वो उस रिक्वेस्ट के लिए एक नया सॉकेट क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने ये जो सॉकेट लिसन किया था, ठीक है, उस यानी ये सॉकेट जो क्रिएट किया लिसनिंग सॉकेट, उसका नाम एलएन रखा है, यानी एलएन ऑब्जेक्ट में आपने सॉकेट उसका जो जो डिस्क्रिप्टर है बेसिकली वो सेव कर दिया। अब आप इनफाइनाइट लूप में क्या करते हैं, एलएन यानी जो वेलकम सॉकेट है उसकी डॉट एक्सेप्ट कमांड को कॉल करते हैं। यानी बेसिकली क्या हो रहा है, ये ब्लॉकिंग कॉल है, जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आएगी, कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करना चाहेगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और नया जो सॉकेट बनेगा उस क्लाइंट को सर्व करने के लिए वो सी के अंदर सेव कर देगा, सी ऑब्जेक्ट के अंदर। अब आप क्या करते हैं, एक नया थ्रेड क्रिएट करते हैं, गो सब रूटीन क्रिएट करते हैं, गो रूटीन सॉरी, और उस रूटीन में आप क्या रन करते हैं, आरपीसी डॉट सर्व कॉन। ये बेसिकली आरपीसी का फंक्शन है और ये फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर आप ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं तो ये क्या करेगा, एक रिमोट प्रोसीजर कॉल जो है उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, और उसका रिजल्ट जो है आपको रिटर्न कर देगा। तो ये सर्वर का प्रोग्राम है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। क्लाइंट एंड पे क्या हो रहा है, वही पैकेजेस रिपोर्ट किए हैं और क्लाइंट एंड पे क्या हो रहा है कि आरपीसी डॉट डायल, ठीक है, यानी आपने आर रिमोट प्रोसीजर कॉल की जो लाइब्रेरी है उसका डायल फंक्शन कॉल किया है और बेसिकली आपने स्पेसिफाई किया है कि टीसीपी सॉकेट क्रिएट करो, ठीक है, उस सॉकेट का सोर्स एड्रेस क्या, सॉरी, उस सॉकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होना चाहिए, 127.0.0.1। ये बेसिकली लोकल जो मशीन है उसका आईपी एड्रेस है। ये क्लाइंट और सर्वर जो है एक ही मशीन पे बाय द वे रन कर रहे हैं, इस एग्जांपल में हमने किसी और मशीन पे रन नहीं किया। और जो पोर्ट नंबर है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सर्वर का पोर्ट नंबर, वो 9999 है। अब अगर ये सॉकेट क्रिएट हो गया तो अब आप क्या करेंगे, क्लाइंट एंड पे आप एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर, उसका नाम और रिजल्ट लिख दिया, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, सी जे जो सॉकेट बना था, रिमोट प्रोसीजर कॉल का जो ऑब्जेक्ट बना था, उसका डॉट कॉल करेंगे, ठीक है, और कॉल के अंदर जो पहली आर्ग्यूमेंट होगी वो आप बेसिकली स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कौन सा स्ट्रक्ट है और उस स्ट्रक्ट का कौन सा फंक्शन है जो कि कॉल करना है। यानी सर्वर स्ट्रक्ट का नाम है और उसका निगेट फंक्शन। यहाँ पे देखें तो सर्वर स्ट्रक्ट है और उसमें जो फंक्शन है वो निगेट है। और यहाँ पे आप मल्टीपल स्ट्रक्ट्स बना सकते थे या सर्वर स्ट्रक्ट के आप मल्टीपल फंक्शन बना सकते थे। निगेट के अलावा कोई मल्टीप्लाई का हो सकता था, कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का हो सकता था, वो आपकी मर्जी है।
इस एग्जांपल में हमने सिर्फ एक ही फंक्शन बनाया। तो आरपीसी बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्लाइंट सी डॉट कॉल, उसमें स्पेसिफाई कर रहे सर्वर डॉट निगेट, फिर जो अगली आर्ग्यूमेंट है वो बेसिकली पैरामीटर है कि क्या पास करना है, और वो बेसिकली आपने स्पेसिफाई कर दिया कि इंटीजर जो है वो पास कर दो और उसकी वैल्यू 999 होनी चाहिए, और साथ ही आपने अपने वेरिएबल का एड्रेस पास कर दिया कि रिजल्ट जो है इवेंचुअली यहाँ पे स्टोर होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा सर्वर एंड पे, ठीक है, सर्वर एंड पे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, 999 जो पास हुआ था वो कन्वर्ट होगा इनटू -999, और जो भी एड्रेस पास हुआ था उस एड्रेस पे लिखा जाएगा। तो बेसिकली रिमोट प्रोसीजर कॉल क्या कर रही है कि वो सर्वर एंड पे तो अपने किसी एड्रेस पे लिख देगा, पर जो अंडरलाइंग मिडलवेयर है जो कि आरपीसी को मैनेज कर रही है, दैट वुड इंश्योर कि एक्चुअली रिमोट मशीन से जब रिजल्ट आपकी मशीन पे आया है तो जो आपकी मशीन का एड्रेस है वेरिएबल रिजल्ट का, उस एड्रेस पे 999 की नेगेटिव फॉर्म लिखी जाएगी। यानी ये जो पॉइंटर वाली बात थी वो ऑटोमेटिकली सब कुछ हैंडल हो गया। और इसके बाद जो है क्लाइंट जो है और कुछ नहीं करता, अगर कोई एरर हुआ तो प्रिंट कर देगा, अगर एरर नहीं था तो बेसिकली डिस्प्ले कर देगा कि रिजल्ट क्या था। ठीक है, तो ये क्लाइंट एंड है। अभी तक हमने क्लाइंट और सर्वर को एग्जीक्यूट नहीं किया, तो वो एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्योंकि अभी इस एग्जांपल के लिए हम एक ही मशीन पे कर रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी, मल्टीपल मशीन पे रन करना कोई प्रॉब्लम नहीं है बाय द वे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक गो रूटीन रन करते हैं सर्वर की, यानी एक नई थ्रेड है जो कि सर्वर को एग्जीक्यूट कर रही है फंक्शन को, ये वाला फंक्शन। दूसरी आप गो रूटीन बनाते हैं क्लाइंट की जो कि इस पूरे फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, और क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेट करके इस लाइन पे जो भी रिजल्ट था वो डिस्प्ले कर देगा। तो सवाल ये आता है कि यहां पे मैंने एक स्कैन लाइन क्यों किया है, यानी इन दो लाइनों का क्या मकसद है। अगर मैंने सर्वर कर दिया है एग्जीक्यूट और क्लाइंट का एक थ्रेड रन कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली जैसे रिजल्ट कंप्लीट होगा सर्वर का और वो क्लाइंट को आ जाएगा, तो क्लाइंट उस रिजल्ट को डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे। तो मुझे स्कैन करने की क्या जरूरत है, यानी स्कैन लाइन। तो वो हमने पहले बात की थी कि अगर आपने कोई सब रूटीन को एग्जीक्यूट किया है, तो होता क्या है कि मेन जो है उस थ्रेड को स्टार्ट कर देगा, इस थ्रेड को स्टार्ट कर देगा, उसके बाद आगे आ जाएगा। आगे अगर कोई और लाइन ऑफ कोड नहीं है तो मेन एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, और फोर्सफुली उसने जितने भी थ्रेड जनरेट किए थे उन सारी थ्रेड्स को, चाहे वो कंप्लीट हुई है चाहे नहीं, उनको जबरदस्ती क्लोज कर देगा। तो इस चीज से बचने के लिए हमने कहा था या तो वेट ग्रुप बना दें, फाइन, या फिर हमने चैनल का कॉन्सेप्ट किया था, दैट इज आल्सो फाइन। जहां पे हमने एक और अप्रोच की कि हमने स्कैन एल लाइन, या सी प्लस प्लस की बात करें तो स्कैन एफ, कि बेसिकली ये लाइन क्या कर रही, इनपुट पे कोई इनपुट जो कंसोल है उस पे इनपुट आने का इंतजार कर रही है, जब तक इनपुट नहीं आएगी तब तक प्रोग्राम यहाँ पे ब्लॉक्ड है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इंतजार करें कि जब तक रिजल्ट नहीं डिस्प्ले हो जाता, जैसे ही क्लाइंट रिजल्ट डिस्प्ले करेगा इसका मतलब है सर्वर और क्लाइंट दोनों की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है। तब आप क्या करेंगे, आप स्कैन लाइन पे कोई भी एंट्री एंटर कर दें, वैल्यू एंटर दबा दें, तो फंक्शन जो है उसको रीड करके इग्नोर कर देगा और मेन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो है एक ब्लॉकिंग के लिए हमने इस्तेमाल किया है, ताकि ये थ्रेड एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने से पहले मेन जो है वो ना खत्म हो, क्योंकि अगर इनकी कंप्लीशन से पहले मेन कंप्लीट हो गया तो ये फोर्सफुली शट डाउन हो जाएंगी, जो हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, ऑलराइट क्लास, आज का जो आखिरी टॉपिक है वो है एप्लीकेशन लेयर मल्टीकास्ट। पहली बात है कि मल्टीकास्ट क्या होता है। ठीक है, तो एक चीज तो है कि हमने जितनी भी कम्युनिकेशन की बात की है, ज्यादातर जो नेटवर्क में पढ़ते हैं, जो सॉकेट प्रोग्रामिंग करते हैं, सो दैट इज ऑल यूनिकास्ट। यूनिकास्ट का क्या मतलब है, वन टू वन कम्युनिकेशन होगी, पैकेट का एक सोर्स होगा और एक डेस्टिनेशन होगी।
यानी इस केस में ये एग्जांपल जो है ये यूनिकास्ट है, एक सर्वर ने एक मशीन को ट्रांसमिशन की है और ये मल्टीपल पैकेट्स हो सकते हैं पर इनके बीच में ही होंगे। एज अपोज टू दैट ब्रॉडकास्ट क्या होता है, वन टू मैनी, यानी सर्वर ने एक पैकेट भेजा है और नेटवर्क पे जितनी मशीन हैं उन सारों को उस एक पैकेट की कॉपी पहुंच जाएगी। ठीक है, और उसका एक सिंपल तरीका है, आप अगर DHCP में देखें डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, तो उसमें एक मशीन ने अगर सारों को ब्रॉडकास्ट करना होता है तो वो क्या करती है, पैकेट का जो डेस्टिनेशन IP एड्रेस होता है उसे और उसको उसमें जो बिट्स होती हैं 32 बिट्स उनको ऑल वन कर देता है, यानी 255.255.255.255। तो ये IP एड्रेस जो है ये ब्रॉडकास्ट होगा। दैट मीन्स के जिस राउटर पे वो पैकेट आएगा, राउटर उस पैकेट की कॉपीज बना के अपने हर आउटगोइंग लिंक पे उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा और इस तरीके से एक पैकेट जो है उसकी कॉपीज उस नेटवर्क पे हर मशीन को पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये ब्रॉडकास्ट है। और तीसरी जो चीज होती है वो मल्टीकास्ट है। मल्टीकास्ट क्या होता है, वन टू मैनी, यानी बेसिकली आपका जो नेटवर्क है उसमें कुछ मशीन्स होंगी जो कि उस डेटा में इंटरेस्ट शो कर देंगी। ठीक है, अब जब वो इंटरेस्ट शो कर देंगी तो होगा क्या, हर राउटर को पता होगा कि मेरे फलाने पोर्ट पे एक मशीन रीचेबल है जो कि इस कंटेंट के अंदर इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो मल्टीकास्ट के केस में क्या होगा कि पैकेट सर्वर जो है एक पैकेट ट्रांसमिट करेगा, जिस राउटर पे पैकेट आएगा वो डिसाइड करेगा कि किस किस आउटगोइंग लिंक पे कोई ऐसी मशीन एग्जिस्ट करती है जो कि इस पैकेट में इंटरेस्टेड है और सिर्फ उस पैकेट की कॉपी बना के उन्हीं लिंक्स पे भेजा जाएगा, बाकी लिंक्स पे नहीं भेजा जाएगा। तो ये मल्टीकास्ट है और इसके लिए आपको बेसिकली ग्रुप मैनेजमेंट वगैरह करनी पड़ती है इन सम फॉर्म। ठीक है, तो ये बेसिक एक डेफिनेशन होगी यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट की। अब ज्यादा डिटेल में अगर डिग डीप करें तो पहली बात तो है कि कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो कि मल्टीकास्ट से फायदा उठा सकती है। तो एक एग्जांपल है वीडियो या ऑडियो ब्रॉडकास्ट का, कि एक सेंडर है, लेट्स सपोज लाइव क्रिकेट मैच है, सेंडर जो है उस मैच को स्ट्रीम कर रहा है। अब मल्टीकास्ट क्या होगा कि मल्टीपल यूजर्स होंगे जो कि उस कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो स्ट्रीम सिर्फ उन यूजर्स तक जानी चाहिए, किसी और तक नहीं जानी चाहिए। दूसरा एग्जांपल है कॉन्फ्रेंसिंग का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी हम लोग जो आपस में ये लेक्चर जो कर रहे हैं तो इसमें क्या है, इसमें मल्टीपल सेंडर्स हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और एट द सेम टाइम आप लोगों में से किसी ने अपनी वीडियो अगर ऑन की हुई है तो उसकी वीडियो भी सारों तक पहुंच सकती है, तो वो भी मल्टीकास्ट है और वन टू मैनी नहीं है, वो मैनी टू मैनी मल्टीकास्ट है। उसका अलावा और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, रियल टाइम न्यूज डिस्ट्रीब्यूशन, कि कोई खबर आती है तो जो जो उस फीड में इंटरेस्टेड होता है उसकी मशीन तक वो खबर पहुंच जाएगी, किसी और तक वो खबर नहीं पहुंचेगी। और डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल आपकी कोई एप्लीकेशन है, विंडोज है, विंडोज का अपडेट आया है तो अब वो अपडेट जो है दुनिया की हर मशीन तक नहीं जाना चाहिए, सिर्फ उस मशीन तक जाना चाहिए जिसके ऊपर विंडोज रन करनी है, लेटेस्ट विंडोज जिन्हें अपडेट करना है। तो ये भी एक मल्टीकास्ट का एग्जांपल है। तो अब मल्टीकास्ट दो किस्म के होते हैं। पहला जो किस्म है वो IP मल्टीकास्ट है। IP मल्टीकास्ट में क्या होता है कि लेट सपोज कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी है, CMU है, जो कि जॉर्जिया टेक, स्टैनफोर्ड और बर्कले को कोई डेटा स्ट्रीम करना चाहती है। ठीक है, ऑल राइट, तो होगा क्या कि CMU एक स्ट्रीम सिर्फ फॉरवर्ड करेगी, यानी जो स्ट्रीम है उसमें जितना भी डेटा है वो एक एक पैकेट करके सेंड कर देगी, उस पैकेट की कोई कॉपी नहीं बनेगी, सिर्फ एक ही कॉपी जाएगी जो ओरिजिनल है। अब जैसे ही वो स्ट्रीम या वो पैकेट राउटर पे आएंगे, ठीक है, तो राउटर क्या करेगा, राउटर डिसाइड करेगा कि मेरे जितने भी आउटगोइंग लिंक्स हैं उनमें से ये दो लिंक्स हैं जिनमें यूजर एग्जिस्ट करते हैं जो कि स्ट्रीम में इंटरेस्टेड है।
तो क्या करेगा, हर पैकेट की 2 कॉपीज बनाएगा, एक कॉपी यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगी, एक कॉपी यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगी। जहाँ पे जो कॉपी फॉरवर्ड हुई है राउटर जो है उसे फॉरवर्ड कर देगा टू जॉर्जिया टेक। जहाँ पे जो कॉपी फॉरवर्ड हुई थी वो राउटर डिसाइड करेगा कि अब मेरे 2 आउटगोइंग लिंक्स हैं जिन पे इंटरेस्टेड यूजर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये राउटर क्या करेगा, उस पैकेट की 2 कॉपीज बनाएगा, एक कॉपी यहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा, एक कॉपी यहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा। और सिमिलरली ये राउटर्स जो है वो भी आगे स्टैनफोर्ड को फॉरवर्ड कर देंगे, और ये राउटर जो है आगे बर्कली में जो यूजर्स है उनको फॉरवर्ड कर देगा। और बर्कली के अंदर जो यूजर है, स्टैनफोर्ड के अंदर जो यूजर है, तो वो जो नेटवर्क का अपना राउटर होगा वो डिसाइड कर देगा कि कैसे फॉरवर्ड करना है। और अगर कोई लोकल एरिया नेटवर्क है तो ये चीज जो है वो ब्रॉडकास्ट भी की जा सकती है। ठीक है, लेट्स इग्नोर दैट फॉर नाउ। तो पहली चीज तो है कि ये आईपी मल्टीकास्ट हो गया, और आपको नजर आ रहा है कि ये एफिशिएंट अप्रोच है। एफिशिएंट इन व्हाट सेंस, कि हर लिंक के ऊपर अगर कोई इंटरेस्टेड यूजर लाइक करता है तो उस लिंक के ऊपर सिर्फ एक ही पैकेट जाएगा। ये नहीं है कि अगर जॉर्जिया टेक, स्टैनफोर्ड और बर्कले को ट्रैफिक भेजनी थी तो सीएमयू एक ही पैकेट की 5 कॉपीज बना दें, एक कॉपी इसके लिए सेंड करे, एक कॉपी इसके लिए सेंड करे, एक कॉपी इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो इन दैट केस क्या होना था, इस लिंक के ऊपर 6 कॉपीज जानी थी। तो दैट इज वेरी इनएफिशिएंट। आईपी मल्टीकास्ट का फायदा क्या है कि सीएमयू एक ही कॉपी पैकेट भेज रहा है, आगे राउटर डिसाइड करता है कि इसकी कितनी कॉपीज जानी है, और हर लिंक के ऊपर सिर्फ एक ही कॉपी जाएगी, मल्टीपल कॉपीज नहीं जाएंगी। ठीक है। और दूसरी चीज है कि सेंडर जब भी पैकेट भेजेगा, ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो ऐसा आईपी एड्रेस इस्तेमाल होगा जो कि मल्टीकास्ट एड्रेस है। ठीक है, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर किसी को नेटवर्क में मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस नहीं पड़ा हुआ पहले, तो क्लास के बाद मेरे से सवाल कर ले, मैं डिटेल में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, और फॉर द टाइम बीइंग यू कैन अज्यूम कि कोई मल्टीकास्ट एड्रेस होगा पैकेट में। ठीक है, और उस आईपी एड्रेस के अंदर राउटर्स में इंटरेस्ट शो किया होगा, राउटर्स के ऊपर एंट्री बनी होगी, और राउटर उन एंट्रीज को देख के डिसाइड कर लेगा कि ये पैकेट जो है कहाँ कहाँ पे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो ये आईपी मल्टीकास्ट है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि डिप्लॉयमेंट मुश्किल है, आपको स्पेशलाइज्ड राउटर्स चाहिए जो कि मल्टीकास्ट को सपोर्ट करें। दूसरी प्रॉब्लम क्या है जो कि ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, वो है स्केलेबिलिटी की। कि लेट सपोज आपकी एक वीडियो स्ट्रीम है, तो जितने भी राउटर्स हैं उन पे जितने भी पोर्ट्स हैं, उनमें से जिस जिस पोर्ट पे कोई यूजर इंटरेस्टेड है उस पोर्ट की एंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी। तो बेसिकली राउटर को मेंटेन करना पड़ेगा कि मेरे इतने पोर्ट्स हैं, इन पोर्ट्स पे फलाना इन पोर्ट्स पे यूजर इंटरेस्टेड है। अब ये चीज है सिर्फ एक कंटेंट के लिए। अब याद रखें कि दुनिया में एट एनी गिवन टाइम आपके लाखों कंटेंट्स होंगे, और हर कंटेंट में कोई 10, 100, 1000 या लाखों यूजर हो सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप राउटर पे मेंटेन करनी शुरू कर दें तो वो बहुत ज्यादा स्टेट मेंटेनेंस हो जाएगी। उसके ऊपर से मसला क्या है कि अगर कोई यूजर छोड़ के जाता है तो अब राउटर ने डिसाइड करना कि इस लिंक के ऊपर कोई और इंटरेस्टेड यूजर है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर मैं पैकेट फॉरवर्ड करना छोड़ दूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इनको अगर आप इंटरनेट स्केल पे करना शुरू करें तो वो स्केलेबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। जैसे आईपी मल्टीकास्ट जो है वो आप छोटे स्केल पे कर सकते हैं, जो यानी आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है उस पर आप मल्टीकास्टिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप इंटरनेट पे जाना चाहेंगे तो वहां पे ये स्केलेबल नहीं रहेगा। और दूसरा जो मसला होता है आईपी मल्टीकास्ट में, वो होता है रिलायबिलिटी और कंजेशन कंट्रोल, या बेसिकली हाई लेवल फंक्शनैलिटी का। यानी टीसीपी में क्या होता है कि सेंडर जो है वो डिसाइड करता है कि मैंने किस रेट पे पैकेट भेजना है, और वो रेट बेसिकली डिसाइड किस चीज पे हो रहा होता है कि अंडरलाइन नेटवर्क जो है उस पर कंजेशन हुई है कि नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका सेंडर डिसाइड करता है, और ये होता है यूनिकास्ट में या 1-to-1 कम्युनिकेशन में। मल्टीकास्ट में मसला क्या है कि आपका सेंडर जो है वो एक पैकेट भेज रहा है, और इस एक पैकेट की कॉपीज जो है वो मल्टीपल रिसीवर्स तक जा रही है। तो अगर उन रिसीवर में से कोई एक रिसीवर है जिसके पास बहुत ज्यादा बैंडविड्थ अवेलेबल है,
और कोई और रिसीवर है जिसके पास बहुत कम बैंडविड्थ अवेलेबल है, तो सेंडर क्या करेगा? मैक्सिमम वाले की बैंडविड्थ पे ट्रांसमिशन करेगा या लोएस्ट वाले की बैंडविड्थ पे ट्रांसमिट करेगा? अगर लोएस्ट वाले की बैंडविड्थ पे ट्रांसमिट करेगा तो बाकियों के लिए अनफेयर है। अगर मैक्सिमम वाले पे ट्रांसमिट करेगा तो जो लो बैंडविड्थ यूजर है उसके पास कैपेसिटी नहीं होगी स्ट्रीम को बर्दाश्त करने की। यानी इस किस्म की चीजें जो है वो मल्टीकास्ट में फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। ठीक है, सेम गोज फॉर लाइबिलिटी। अगर पैकेट लॉस हुआ है किसी एक यूजर के लिए, तो अब सेंडर उस पैकेट को रीट्रांसमिट करेगा। तो रीट्रांसमिट किसे करेगा? सारों को कि सिर्फ उस एक को? और दूसरी बात है कि सेंडर को पता कैसे लगेगा कि पैकेट लॉस हुआ है? सेंडर एंड पे एक टाइमर मेंटेन हो रहा होता है, तो वो किससे एक्नॉलेजमेंट आएगी? एक यूजर से एक्नॉलेजमेंट आएगी, पैकेट तो एक था, कि हर यूजर से एक्नॉलेजमेंट आएगी? तो यानी कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें जो हैं, ये सवाल रेज होते हैं जब आपने आईपी मल्टीकास्ट करना है, और इनकी वजह से आईपी मल्टीकास्ट जो है वो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो उसका फिर सोल्यूशन है एप्लीकेशन लेयर मल्टीकास्ट। और ये बाय द वे क्लास, इसके लिए दूसरी टर्म पीयर टू पीयर मल्टीकास्ट भी हो सकती है, कि बेसिकली आप एक पीयर टू पीयर नेटवर्क बनाएंगे। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, सीएमयू ने ट्रैफिक इन सारों को भेजनी है, जॉर्जिया टेक को, स्टैनफोर्ड को और बर्कले को। तो सीएमयू क्या करेगा, एक स्ट्रीम जॉर्जिया टेक को भेजेगा और एक स्ट्रीम जो है वो स्टैनफोर्ड 1 को भेजेगा, बाकियों को सीएमयू नहीं भेजेगा। अब सीएमयू क्या कहता है कि बाकी जो भी यूजर इंटरेस्टेड हैं उन्हें कोई और स्ट्रीम फॉरवर्ड कर दे। तो अब क्या होगा, स्टैनफोर्ड जो है वो जैसे ही उसे स्ट्रीम मिलती है वो उस स्ट्रीम को फॉरवर्ड कर देगा स्टैनफोर्ड 2 वाली मशीन को, और एट द सेम टाइम एक और कॉपी उसकी बना के फॉरवर्ड कर देगा बर्कले को, बर्कले 1 को। और बर्कले 1 को जैसे ही पैकेट मिलता है तो वो बर्कले 2 को फॉरवर्ड कर देगा। यानी इन दिस केस क्या हो रहा है कि बेसिकली ओवरले ट्री क्या बन रहा है, सीएमयू एक एप्लीकेशन है, और बाय द वे इस केस में राउटर आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है। यानी सीएमयू ने अगर पैकेट जॉर्जिया टेक और स्टैनफोर्ड 1 को भेजना है तो राउटर हेल्प नहीं करेंगे, उसे मल्टीकास्ट नहीं करेंगे। सीएमयू को दो स्ट्रीम बनानी पड़ेंगी, दो कॉपीज, एक कॉपी जॉर्जिया टेक के लिए, एक कॉपी स्टैनफोर्ड के लिए। ठीक है, तो ओवरले ट्री क्या बन रहा है, सीएमयू जॉर्जिया टेक को फॉरवर्ड कर रहा है और स्टैनफोर्ड को फॉरवर्ड कर रहा है। स्टैनफोर्ड 1 जो है उसी स्ट्रीम को स्टैनफोर्ड 2 और बर्कले 1 को फॉरवर्ड कर रहा है, और बर्कले 1 जो है उस स्ट्रीम को बर्कले 2 को फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एप्लीकेशन लेयर मल्टीकास्ट है। राउटर्स आपको कोई हेल्प नहीं कर रहे, कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे। अगर एक मशीन ने मल्टीपल मशीन को फॉरवर्ड करना है तो मल्टीपल कॉपीज बनानी पड़ेंगी। इसमें फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा स्केलेबिलिटी का है। यानी अनलाइक आईपी मल्टीकास्ट या नेटवर्क लेयर मल्टीकास्ट, एप्लीकेशन लेयर मल्टीकास्ट में क्या होता है कि राउटर के ऊपर कोई स्टेट मेंटेनेंस नहीं हो रही। अगर एक सेंडर ने मल्टीपल रिसीवर को पैकेट भेजना है तो वो डिफरेंट कॉपीज बना के यूनिकास्ट कर देगा उन सारों को 1 बाय 1, और राउटर एंड पे कोई स्टेट मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि इट इज इजी टू डिप्लॉय, कि अंडरलाइन जो राउटर है उन्हें आपको चेंज नहीं करना पड़ता। जो भी मल्टीकास्टिंग करनी है वो आप एंड लेवल, एंड मशीन पे जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर चेंज कर देते हैं। और क्लास एक बात याद रखें, एंड मशीन के ऊपर एप्लीकेशन चेंज करना आसान है, आपने सिर्फ एक प्रोग्राम ही चेंज करना है। अंडरलाइंग राउटर्स जो है उनको चेंज करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि नया राउटर खरीदना है तो उसके लिए आपको एक तो पैसे बहुत ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं, और उसकी वजह से एक सर्टेन लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन आ सकती है नेटवर्क में। तो इसलिए डिप्लॉयमेंट की जब आप बात करते हैं तो आइडियली आप ऐसी सोल्यूशन चाहते हैं कि सिर्फ एंड मशीन पे जो एप्लीकेशन रन कर रही है उस एप्लीकेशन के अंदर चेंज करें, जो अंडरलाइंग राउटर है उसके अंदर कोई भी चेंज ना करनी पड़े। और एएलएम का ये फायदा है कि राउटर के ऊपर कोई चेंज नहीं करना पड़ता। ठीक है, और आखिरी चीज है कि ये जो है सिंप्लीफाई करता है हाई लेवल फंक्शनैलिटी। यानी अगर कंजेशन कंट्रोल करना है तो अब आपको कोई परेशानी नहीं है। यानी सेंडर जो है सीएमयू अगर बर्कले 1 और जॉर्जिया टेक 1 को कोई पैकेट भेज रहा था तो बेसिकली दो यूनिकास्ट स्ट्रीम्स हैं,
और जो भी रिलायबिलिटी या जो भी कंजेशन कंट्रोल इंप्लीमेंट करना है वो पर फ्लो बेसिस पे होगा। यानी बर्कले का पैकेट लॉस हुआ है तो जो दूसरा यूजर था जॉर्जिया टेक था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉर्जिया टेक जो है वो अपने पैकेट की बेसिस पे ही सारी कंजेशन कंट्रोल वगैरह या रिलायबिलिटी वगैरह इंप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंप्लीफिकेशन हो जाती है कि जो चीजें आप मल्टीकास्ट में नहीं कर सकते थे, एप्लीकेशन लेयर जो आईपी लेयर मल्टीकास्ट में नहीं कर सकते थे, वो आप एप्लीकेशन लेयर मल्टीकास्ट में अचीव कर सकते हैं। वाई? क्योंकि एप्लीकेशन लेयर मल्टीकास्ट बेसिकली यूनिकास्ट ही हो रहा है, मल्टीपल यूनिकास्ट सेशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अलबत्ता एप्लीकेशन लेयर जो है वो मल्टीकास्ट जो है वो भी परफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ इश्यूज होते हैं। एक इशू है परफॉर्मेंस पेनल्टी का। परफॉर्मेंस पेनल्टी में एक तो रिडंडेंट ट्रैफिक की बात है। मैंने ऑलरेडी जो कहा है कि अगर सीएमयू ने मल्टीपल क्लाइंट्स को पैकेट भेजना है तो आईपी मल्टीकास्ट में क्या होता है कि वो एक ही पैकेट भेजेगा और उस पैकेट की कॉपीज राउटर पे बनती जाएंगी एज नीडेड। ऑन दी अदर हैंड एप्लीकेशन लेयर मल्टीकास्ट में क्या होता है कि जितने भी यूजर हैं उन सारों के लिए आपका जो सेंडर है वो एक नई कॉपी जनरेट करेगा। तो बेसिकली आपका जो सेंडर है उसका जो लिंक है, उस लिंक पे एक ही पैकेट की उतनी कॉपीज होंगी जितने यूजर्स को वो सेंड कर रहा है। आइडियली क्या होना चाहिए था कि एक ही कॉपी एग्जिस्ट करती, पर एएलएम में वो नहीं होता, वो आईपी मल्टीकास्ट में होता है। और बाय द वे इस कॉन्सेप्ट को लिंक स्ट्रेस कहते हैं कि पैकेट एक जाना चाहिए था, उसकी बजाय एक ही पैकेट की मल्टीपल कॉपीज बार बार जा रही है। यानी इसका एक एग्जांपल ले लें कि आईपी मल्टीकास्ट है तो सेंडर सिर्फ एक पैकेट भेजेगा और 10 यूजर है तो उन 10 पैकेट्स को, उन 10 यूजर्स को पैकेट इवेंचुअली पहुंच जाएगा। तो हर लिंक पे एट एनी गिवन टाइम एक ही पैकेट होगा, उसकी कॉपी नहीं होगी, डुप्लीकेट नहीं होंगे। ये है आईपी मल्टीकास्ट में। एप्लीकेशन लेयर मल्टीकास्ट में क्या होगा, लेट्स सपोज 10 यूजर है और एक सेंडर है जो कि उन 10 के 10 को भेज रहा है। लेट्स सपोज सेंडर का जो एक्सेस लिंक है उसकी कैपेसिटी 10 मेगाबिट्स पर सेकंड है और हर यूजर को स्ट्रीम जो है वो 1 मेगाबिट पर सेकंड पे चाहिए। तो होगा क्या, सेंडर जो है 10 कॉपीज बना रहा है हर यूजर के लिए, तो दैट मीन्स के ओरिजिनल स्ट्रीम 1 मेगाबिट पर सेकंड की थी, पर उसकी जब आपने 10 कॉपीज बनाई हैं तो एक्सेस लिंक के ऊपर 10 मेगाबिट पर सेकंड जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। अब अगर कोई 11वां यूजर आना चाहता है तो आप अगर एप्लीकेशन लेयर मल्टीकास्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सेंडर के पास तो कैपेसिटी नहीं है कि 11वें को सेंड कर सके। अलबत्ता वो अगर एप्लीकेशन वो आईपी लेयर मल्टीकास्ट करता तो इन दैट केस क्या होना था, चाहे 10 यूजर हो चाहे 10,000 यूजर हो, सेंडर ने सिर्फ एक ही पैकेट भेजना था, विच मीन्स कि 1 मेगाबिट पर सेकंड की स्ट्रीम में भेजनी थी। उसकी जो कॉपीज हैं वो फिर आगे राउटर बनाते फिर सेंडर को नहीं करनी पड़ती। तो ये लिंक स्ट्रेस एक मसला हो गया। दूसरा परफॉर्मेंस का मसला होता है इंक्रीज लेटेंसी। यानी इंक्रीज लेटेंसी क्या है कि लेट्स सपोज एक सेंडर है जो कि पाकिस्तान में, वो एक क्लाइंट को मल्टीकास्ट करके ट्रैफिक भेजते हैं जो कि यूएस में। यूएस का क्लाइंट जो है किसी और क्लाइंट को वही ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है जो कि पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान वाला क्लाइंट दोबारा किसी और क्लाइंट को फॉरवर्ड करता है जो कि यूएस में बैठा हुआ है। तो आपको नजर आ रहा है कि आखिरी ये जो चेन बन रही है, जो ट्री बन रहा है, इसके एंड पे जो यूजर बैठा होगा उसे बहुत ही ज्यादा डिले मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि रादर देन आपके सेंडर और उस यूजर के बीच में डायरेक्ट लिंक होने के आपका एक ओवरले लिंक है, यानी वो पहले पाकिस्तान से यूएस, यूएस से फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर यूएस, यूएस से फिर पाकिस्तान आ रहा है। तो इतना ज्यादा जो क्रॉस अटलांटिक लिंक जो है उसे क्रॉस किया जा रहा है, ट्रांस अटलांटिक लिंक को, उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिलेज इनकर हो जाएंगे। और बाय द वे ये कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रेच का। स्ट्रेच क्या होता है, रेशियो बिटवीन डिले बिटवीन एएलएम लेवल पाथ और बिटवीन एक्चुअल नेटवर्क लेवल पाथ जो उनके बीच में बन जाता, अज्यूमिंग के डायरेक्ट लिंक होता।
यानी जो आखिरी यूजर है वो अगर सर्वर के साथ कनेक्ट करता तो ओवर द इंटरनेट उसका पाथ जो था उसमें जो डिले इनकर होता कंपेयर टू जो डिले उसका अब इनकर हो रहा है, क्योंकि उस तक पैकेट आने से पहले पैकेट पहले यूएस 2 दफा जाते हैं और पाकिस्तान 2 दफा जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो डिले इनकर हो रहा है, तो इन दोनों का जो रेशियो है इसे आप स्ट्रेच कहते हैं। और मल्टी जो आईपी लेयर मल्टीकास्ट है उसमें स्ट्रेच का मसला नहीं होता। क्यों? क्योंकि पैकेट जो है वो सर्वर से डेस्टिनेशन तक ही जाएगा, पर आईपी लेयर मल्टीकास्ट में हो सकता है। क्यों? सॉरी, नेटवर्क लेयर मल्टीकास्ट में। क्यों? क्योंकि पैकेट जो है सर्वर से किसी और मशीन को जाएगा, उससे किसी और मशीन को जा सकते हैं, उससे किसी और को जा सकते हैं, और फाइनली जो एंड डेस्टिनेशन थी उस तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस पेनल्टी है। अगली बात है कि ओवरले, एफिशिएंट ओवरले कंस्ट्रक्ट करना जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। यानी एक नोड है, उसके पास ऑप्शन है कि मल्टीपल नोड से वो स्ट्रीम ले सकती है, तो वो किस नोड के साथ कनेक्ट करे। किसी नोड की बैंडविड्थ कम ज्यादा होगी, कोई और नोड है जिसकी बैंडविड्थ शायद अच्छी हो, पर जो प्रोपगेशन डिले है, जो लेटेंसी है वो शायद बहुत ज्यादा हो। तो वो फिर एप्लीकेशन डिसाइड करना होता है कि आपको बैंडविड्थ चाहिए कि लेटेंसी चाहिए। ठीक है, और अगला मसला क्या होता है कि आपका नेटवर्क जो है वो डायनामिक है। यानी इट्स नॉट कि आपने एक दफा किसी नोड से कनेक्ट कर दिया, अब सेशन के एंड तक वही नोड जो है आपको सबसे अच्छी सर्विस देगी। इट इज पॉसिबल कि उस नोड के पाथ पे जो आपका पाथ बन रहा है उस पर कंजेशन बहुत ज्यादा हो जाए, तो नाउ इट वुड बी बेटर कि आप उस नोड को छोड़ के किसी और नोड के साथ कनेक्ट करें। ठीक है, तो ये बात याद रखें कि जब आप एप्लीकेशन लेयर मल्टीकास्ट करते हैं तो नेटवर्क की कंडीशन चेंज हो रही होती है, और इट इज पॉसिबल कि आपको अपना पीयर जो है जिससे आप स्ट्रीम ले रहे हैं वो चेंज करना पड़ जाए। और दूसरी बात है ग्रुप मेंबरशिप की, यानी वो भी हर दफा चेंज हो रहा होता है। आप किसी से सर्विस ले रहे हैं और वो ग्रुप मेंबर जो है वो इवेंचुअली डिसाइड करता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस स्ट्रीम में, और वो छोड़ के चला जाता है। तो अब क्या होगा? अब आपको किसी नई नोड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो कि एप्लीकेशन लेयर मल्टीकास्ट में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और उनका फिर सोल्यूशन भी डिजाइन करना पड़ता है, और वो हम डिटेल में भी देखते हैं इन अ बिट। लास्ट जब हम एप्लीकेशन लेयर मल्टीकास्ट की बात करते हैं तो आपके पास 3 अप्रोचेज होती हैं जो आप फॉलो कर सकें। एक ट्री बेस्ड है, एक स्वॉर्म बेस्ड है, और तीसरी जो है मैश बेस्ड है। ठीक है, इनकी डिटेल में जाए तो ट्री बेस्ड में क्या होता है कि एक रूट नोड होती है जिसके पास स्ट्रीम है, और वो रूट नोड जो है अपने चिल्ड्रन को स्ट्रीम फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, आगे हर चाइल्ड जो है उसके आगे कुछ अपनी चिल्ड्रन नोड होंगी जिन्हें वो फॉरवर्ड कर देगा। तो बेसिकली हर नोड इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रही होती है कि उसका पेरेंट कौन है, उसके चिल्ड्रन कौन है। ठीक है, और दैट्स इट, किसी और की इंफॉर्मेशन मेंटेन नहीं करती। ठीक है, इन सम केसेस ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रैंड पेरेंट की इंफॉर्मेशन भी मेंटेन होती है, ताकि अगर कोई डिस्कनेक्शन हुई है तो आपको फौरन पता हो कि किस ग्रैंड पेरेंट या किस ग्रैंड चाइल्ड के साथ कनेक्ट करना है। इग्नोर दैट फॉर नाउ, लेट्स अज्यूम कि हर नोड को अभी सिर्फ अपने पेरेंट और चाइल्ड का ही पता है। तो ये ट्री होता है बेसिकली, आपकी जो भी स्ट्रीम है वो ट्री फॉर्म में फॉरवर्ड होगी। यानी जे नोड जो है ये इन दो को फॉरवर्ड करेगी, जे नोड इन दोनों को फॉरवर्ड करेगी, और ये सिर्फ इसको फॉरवर्ड कर देगी। दैट्स इट, इसमें कोई साइकिल नहीं है, विच मीन्स कि कोई चाइल्ड नोड जो है वापस अपने पेरेंट या अपने किसी ग्रैंड पेरेंट को, ठीक है, या किसी और के पेरेंट को फॉरवर्ड नहीं करेगी। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे साइकिल बना दूं तो इसका क्या मतलब है कि ये नोड जो है यहाँ से भी स्ट्रीम ले रही है और यहाँ से भी स्ट्रीम ले रही है, विच इज मीनिंगलेस ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये ट्री का कॉन्सेप्ट होता है, और इसमें रूल बेसिकली है कि जो टोटल नंबर ऑफ एजेस होंगी, अगर n नोड हैं तो एजेस n-1 होंगी। अगर n-1 से ज्यादा एजेस हैं तो दैट मीन्स कि ऑटोमेटिकली एक साइकिल आ गया। ठीक है, ऑलराइट। और यहाँ पे हर नोड जो है सिर्फ एक पेरेंट से डेटा लेगी, मल्टीपल पेरेंट से डेटा नहीं लेगी। अब ट्री की डिस्कशन करें तो क्या मसला होता है, यानी ट्री का ड्रॉबैक्स क्या है। एक ड्रॉबैक तो ये है कि आप देख सकते हैं कि जो लीफ नोड्स हैं इनकी कंट्रीब्यूशन निल है। यानी ये नोड जो है ये डेटा ले तो रही है, स्ट्रीम ले तो रही है, पर इस ओवरऑल सिस्टम में किसी और नोड को स्ट्रीम फॉरवर्ड नहीं कर रही।
तो इनकी जो अपलोड बैंडविड्थ है वो ज़ाया जा रही है, और ये बेसिकली फ्री राइडर है, ये फ़ायदा उठा रहे हैं, किसी को फ़ायदा पहुंचा नहीं रहे। तो उसमें एक तरीका क्या होता है कि रादर देन एक ट्री बनाने के आप मल्टीपल ट्रीज बनाएं, और उसमें होगा क्या कि जिस ट्री में ये नोड फॉर एग्जांपल लीफ है, वो किसी और ट्री में इंटरनल नोड बन जाएगी। तो होगा क्या कि आपका जो ओरिजिनल डेटा है उसे आप डिफरेंट स्ट्रीम्स में स्प्लिट करते हैं। एक स्ट्रीम जो है यानी एक पार्ट ऑफ द डेटा है वो यहाँ पे आएगा, एक और पार्ट ऑफ द डेटा है वो इस ट्री पे आ रहा होगा, दूसरे ट्री पे, और इस ट्री में जो लीफ नोड्स हैं वो दूसरे ट्री में इंटरनल नोड्स होंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि हर नोड जो है कुछ ना कुछ बैंडविड्थ कंट्रीब्यूट करेगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि इस ट्री में आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, एंड दैट इज द रूट नोड। अगर रूट नोड फेल हुआ तो पूरे का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि एक रूट की बजाय आप मल्टीपल रूट्स रख लेते हैं, ठीक है, और बेसिकली आप स्ट्रीम जो है हर लीफ नोड, हर इंटरनल नोड जो है या लीफ नोड जो है वो किसी एक रूट से स्ट्रीम ले रही होगी और किसी और रूट के साथ कनेक्टेड होगी। तो जैसे ही एक रूट क्रैश करता है वो फौरन दूसरे रूट पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर इसकी ऑब्वियसली और ज़्यादा डिटेल जो कि हम इस लेक्चर में उसे डिग डीप नहीं करेंगे, ठीक है। अगली प्रॉब्लम क्या होती है कि पेरेंट को कैसे पता लगेगा कि चाइल्ड जो है वो डेटा रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो फिर पेरेंट यानी यूडीपी सॉकेट था, स्ट्रीम जा रही है, पेरेंट को नहीं पता कि स्ट्रीम दूसरे तक पहुंच भी रही है कि नहीं, और चाइल्ड जो है उसे रिसीव कर भी रहा है कि नहीं। तो इन दैट केस पेरेंट क्या कर सकते हैं, एक पिंग मैसेज कर सकते हैं चाइल्ड को, या चाइल्ड एक कीप अलाइव मैसेज कर सकते हैं पेरेंट को, जिसके थ्रू दोनों को पता लग जाए कि दोनों अलाइव है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है ट्रीज में कि अगर एक नोड छोड़ के चली जाती है तो उसके जितने चिल्ड्रन होंगे वो सारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अब उन्हें जो है कनेक्शन प्रोसीजर को रिपीट करना पड़ेगा। रिपीट करने में क्या मसला होता है कि ट्री के केस में रिपीट करना जो है वो, ट्री के केस में जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो काफी लेंथी है, ठीक है। लेंथी प्रोसेस, आपका टाइम लगता है एक नोड को डिसाइड करने में, फाइंड आउट करने में कि मैं किस नोड के साथ कनेक्ट करूं, और इसका हम सोल्यूशन बाद में देखेंगे। और आखिरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर ट्री की हाइट बहुत ज्यादा हो गई है तो इन दैट केस रूट से लीफ तक जो पाथ बन रहा है एप्लीकेशन लेयर मल्टीकास्ट पाथ, वो काफी लंबा होगा, और जो लीफ नोड है उसे बहुत ज्यादा डिले फेस करने पड़ेंगे। यानी अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था उसे फिर इधर रिपीट करें कि लेट्स सपोज रूट नोड पाकिस्तान में, उसका चाइल्ड यूएस में, उसका चाइल्ड पाकिस्तान में, और उसका चाइल्ड दोबारा यूएस में। तो बेसिकली वो आखिरी चाइल्ड तक पैकेट पहुंचने के लिए 2 दफा आपको पाकिस्तान यूएस लिंक को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से बहुत ज्यादा लेटेंसी, बहुत ज्यादा डिले इनकर होता है, ठीक है। तो ये ट्री की प्रॉब्लम है। दूसरी सोल्यूशन है स्वॉर्म, सॉरी दूसरी जो टेक्निक है वो स्वॉर्म बेस्ड है। स्वॉर्म बेस्ड में क्या होता है कि कोई ओवरले स्ट्रक्चर नहीं है, आपकी नोड्स एग्जिस्ट कर रही है इस स्वॉर्म में, और हर नोड को पता है कि कौन कौन सी नोड इस स्वॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब होगा क्या कि जो भी डेटा लेना है, नोड जो है किसी भी नोड से डेटा ले सकती है, या ये भी कर सकती है कि पहला पैकेट जो है वो एक नोड से लिया है, दूसरा पैकेट किसी और नोड से लिया है, तीसरा पैकेट किसी और नोड से लिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्वॉर्म का कॉन्सेप्ट होता है, और इसका एक जो एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो है बिट टॉरेंट का। बिट टॉरेंट में क्या होता था कि आपका मल्टीपल पीयर्स एग्जिस्ट करते हैं, आप उनमें से कुछ पीयर्स के साथ कनेक्ट करके डेटा ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही होगा कि एप्लीकेशन लेयर मल्टीकास्ट है, कोई वीडियो फॉर एग्जांपल स्ट्रीम हो रही है, तो वो स्ट्रीम कुछ पीयर्स के पास होगी, और बाकी पीयर्स डिसाइड कर लेंगे खुद ही से कि मैंने किस पीयर से स्ट्रीम का कौन सा हिस्सा उठाना है। इट्स नॉट कि कोई रेगुलर स्ट्रक्चर है कि ये सिर्फ इसी को फॉरवर्ड करी, ये सिर्फ इसी को फॉरवर्ड करी जाएगा और ये सिर्फ इसी को फॉरवर्ड करी जाएगा, ऐसे नहीं है। तो ये स्वॉर्म बेस्ड टेक्निक है। इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा है कि ओवरहेड नहीं है मेंटेन करने का स्ट्रक्चर,
यानी सारे स्वॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें कोई आपस में ट्री मेंटेन नहीं करना पड़ रहा, कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करनी पड़ी, ना कीप अलाइव ना पिंग के पता लगे कौन अलाइव है कौन डिस्कनेक्ट कर गया है, ना ही इन्हें कोई मैसेजेस एक्सचेंज करने पड़े कोई ट्री बनाने के लिए। एक स्वॉर्म है, जिसे कंटेंट चाहिए वो स्वॉर्म में पूछ ले किसके पास है और उससे ले ले, तो स्ट्रक्चर मेंटेन करने वाला ओवरहेड खत्म हो जाता है। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है इसमें कि अगर आपको कोई कंटेंट चाहिए स्ट्रीम का हिस्सा फॉर एग्जांपल, तो आपको वो सर्च करना पड़ता है। सर्च का क्या मतलब है कि आप अपने नेटवर्क में, हमने पहले भी बात की थी कि स्वॉर्म के अंदर आप फ्लडिंग करेंगे, यानी आपको कुछ स्ट्रीम का हिस्सा चाहिए, आप रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देंगे, वो रिक्वेस्ट जिस नोड तक जाएगी वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे टिल सच टाइम कि किसी ऐसी नोड तक रिक्वेस्ट जाती है जिसके पास कंटेंट है और वो आपको भेज देता है। ठीक है, तो ये एक मसला है कि सर्चिंग जो है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, और एक और फायदा क्या है कि अनलाइक ट्री स्ट्रक्चर, अगर कोई नोड डिस्कनेक्ट कर जाती है तो आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो अपसेट नहीं होता, क्योंकि स्ट्रक्चर है ही कोई नहीं। तो अगर किसी नोड को डेटा मिलना बंद हो गया, वो समझ जाएगी कि पेरेंट जो है वो चला गया है, तो अब वो दोबारा से रिक्वेस्ट करेगी अपने स्वॉर्म में कि किसके पास वो कंटेंट है, और उससे वो कंटेंट रिसीव करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये बेसिकली स्वॉर्म का एक फायदा हो जाता है। और तीसरी जो अप्रोच है वो मैश बेस्ड है। मैश बेस्ड में क्या होता है कि आपकी जितनी भी नोड्स हैं उस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, वो सारी नोड्स आपस में एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन मेंटेन करती हैं, और उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए वो आपस में डिसाइड कर लेती हैं कि ओवरले ट्री जो है इस मैश के ऊपर क्या बनना चाहिए। यानी मैश का मतलब है कि हर किसी को एक दूसरे का पता है, और फिर वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी नोड किसको फॉरवर्ड करेगी, और वो जो चाइल्ड नोड है वो आगे किसको फॉरवर्ड करेगी, और इस तरीके से एक ट्री बन जाता है। तो ट्रांसमिशन तो ओवर ए ट्री ही हो रही है, और उस ट्री के अंडरलाइन जो नोड्स हैं वो आपस में एक मैश भी मेंटेन कर रही है। इसका फायदा क्या है? फायदा बेसिकली ये होता है कि हर नोड को अगर पता है कि कौन कौन सी नोड्स है मैश में, उसे पता होगा कि कौन सी नोड किस लेवल की सर्विस दे रही है। तो जो अच्छी सर्विस दे रही है आप उसको ट्री में इंक्लूड कर लें, जो बुरी सर्विस दे रही है जिसके पास बैंडविड्थ कम है उसे आप लीफ नोड बना लें। एक और फायदा क्या है कि अगर कोई नोड डिस्कनेक्ट कर जाती है, तो क्योंकि हर नोड को बाकी सारी नोड्स का पता है, तो अब क्या होगा कि किसी नई नोड को कनेक्ट करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो डिस्कनेक्ट हुई थी, जो डिस्टर्ब हुई थी नोड, वो फौरन डिसाइड कर लेगी कि मेरे पास जो लिस्ट ऑफ पेरेंट्स पॉसिबल पेरेंट्स है उनमें से एक चला गया है, अब मैं बाकी में से बेहतरीन वाले के साथ कनेक्ट कर लूँ। तो जो रिकनेक्शन का प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाते हैं मैश में, कंपेयर टू जो स्वॉर्म में था या कंपेयर टू जो ट्री बेस्ड अप्रोच में था। ठीक है, और एक और बात याद रखें कि हर नोड जो है वो कितनी और नोड्स के साथ कनेक्टेड होती है, और बाय द वे कनेक्शन का मतलब है कि आपस में एक दूसरे की क्वालिटी को मॉनिटर करना। जो डेटा ट्रांसमिशन है वो तो ओवर ए ट्री ही हो रही है। जो कनेक्शन की, जब मैं मैश कनेक्शन की बात करता हूँ तो वो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि हर नोड जो है उसको दूसरी नोड से क्या बैंडविड्थ और डिले मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो इसमें जो एक्सट्रीम केस है वो है, एक एक्सट्रीम पे है कि हर नोड सिर्फ ओवरऑल मैश में सिर्फ एक और नोड की इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रही है, और दूसरा एक्सट्रीम है कि हर नोड जो है वो बाकी सारी नोड्स की इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रही है। तो यानी अगर n नोड्स है तो इन दिस केस हर नोड जो है वो n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 कनेक्शन मेंटेन कर रहा होगा। ये n इंटू एन माइनस वन इंटू डिवाइड बाई 2 कहाँ से आया है, या आप घर पे कैलकुलेट करना, अगर आपको समझ नहीं आई तो फिर ऑफिस आप में से डिस्कस कर लेना, और इस पर थोड़ी प्रैक्टिस करना। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, तो ये दूसरा एक्सट्रीम है। यूजली क्या होता है कि पार्शियली कनेक्टेड मैश होती है, हर नोड जो है वो कुछ नोड्स के साथ कनेक्शन होती है, सारों के साथ नहीं। ठीक है, मैश का नुकसान क्या है कि मैश में जो ओवरहेड है वो सबसे ज्यादा है, वो ट्री से भी ज्यादा ओवरहेड है और स्वॉर्म से भी ज्यादा ओवरहेड है मेंटेन करने का। और मैश का फायदा क्या है
कि अगर कोई नोड लीव करती है तो मैश के पास ऑल्टरनेटिव होंगे, वो फौरन किसी के साथ कनेक्ट कर लेगा, तो डिस्ट्रप्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाती है। और दूसरा फायदा क्या है कि रादर देन किसी एक नोड के साथ कनेक्ट करने के, मैश जो है वो मल्टीपल नोड्स को पहले टेस्ट कर सकती है और उनमें से फाइनलाइज कर सकती है कि कौन सी नोड मुझे बेस्ट सर्विस देगी और उससे फिर कनेक्ट कर ले। तो ये बेसिकली मैश का फायदा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आइडियल ओवरले क्या है, यानी एप्लीकेशन लेयर मल्टीकास्ट करना है तो ओवरले किस तरह का होना चाहिए। नंबर वन, सोर्स और रिसीवर जो है उनके बीच में जो डिले है वो मिनिमाइज, वो सबसे कम होना चाहिए आइडियली। यानी वीडियो स्ट्रीम हो रही है और वो वीडियो स्ट्रीम सारे व्यूअर्स तक पहुंचनी है, तो आइडियली जो सबसे कम डिले है उस डिले के साथ सारों तक पहुंच जाए, नंबर वन। नंबर टू, जो अंडरलाइंग नेटवर्क है उस पर कोई ऐसा लिंक नहीं होना चाहिए, फिजिकल लिंक, जिसके ऊपर कोई बहुत ही ज्यादा रिडंडेंट पैकेट जाने शुरू हो जाए। यानी एक पैकेट था, 100 यूजर है तो उस लिंक के ऊपर 100 कॉपीज जानी शुरू हो जाए। अगर आपने ओवरले ऐसे बनाया है कि एक ही लिंक के ऊपर सारी की सारी कॉपी जा रही हैं, तो चांसेस आर कि वो एफिशिएंट नहीं है, वो एक ही लिंक के ऊपर बहुत ज्यादा लोड डाल रहे हैं। दिस इज अनफेयर और इसकी वजह से कंजेशन भी होगी। ठीक है, तो ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज क्या होती है कि जो भी नोड्स डेटा रिसीव करके आगे फॉरवर्ड कर रही हैं तो उनकी आउट डिग्री जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी उनके जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक तो अनफेयर हो जाएगा उस नोड पे, और दूसरी बात है कि उस नोड की जो अपलोड कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और लास्टली, एक आइडियल ओवरले में क्या होता है कि हर नोड जो है वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हो सिस्टम में। यानी ये नहीं होना चाहिए कि कुछ नोड्स हैं जो कि सिर्फ डेटा स्ट्रीम ले रही है, आगे किसी को फॉरवर्ड नहीं कर रही। ठीक है, और ये फिगर्स देख लें तो ये एक एग्जांपल है हाई लेटेंसी का, कि बेसिकली आपका ट्री इस तरह से बना है कि सीएमयू से पैकेट स्टैनफोर्ड तक जा रहे हैं, उससे बर्कले तक जा रहे हैं, उससे बर्कले तक, उससे फिर जॉर्जिया टेक से तक, और उससे फिर स्टैनफोर्ड तक। तो ये जो पाथ बना है ये बहुत ही बुरा पाथ बना है, इसमें बहुत ज्यादा डिले ये नोड फेस करेगी। और बाय द वे इस नोड को तो डायरेक्टली स्टैनफोर्ड 2 के साथ कनेक्ट करना चाहिए था, वो ज्यादा एफिशिएंट होता। दूसरा एग्जांपल हाई डिग्री का है जो मैंने बात की है, कि अगर सीएमयू ही सारों को फॉरवर्ड कर रही है डायरेक्टली, हर किसी को एप्लीकेशन लेयर मल्टीकास्ट करके पैकेट फॉरवर्ड कर रही है, तो सीएमयू के ऊपर अनफेयरली लोड आ रहा है, बाकी जो जॉर्जिया टेक, बर्कले, स्टैनफोर्ड है उन पे लोड ही कुछ नहीं है। तो ये भी अप्रोच अच्छी नहीं है। ये एक एफिशिएंट ओवरले है कि सीएमयू जॉर्जिया टेक और स्टैनफोर्ड को फॉरवर्ड कर रहा है, स्टैनफोर्ड जो अपने नियरेस्ट नोड है विच इज स्टैनफोर्ड 2 उसको फॉरवर्ड कर रहा है, और साथ ही बर्कले को फॉरवर्ड कर रहे हैं, और बर्कले जो है वो फिर आगे अपनी नियरेस्ट नोड यानी बर्कले 2 को फॉरवर्ड कर देती है। और ये एक ट्री है, इट इज पॉसिबल कि इस तरह की कोई और ट्री भी बन सके और अल्टरनेटिव भी हो सकते हैं, विच इज फाइन। ठीक है, वो फिर आपने देखना होता है। ओवरले जब भी आप बनाते हैं इस तरह का, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है जो हमने ऑलरेडी बात की है। नंबर वन, डायनामिक चेंजेस इन ग्रुप मेंबरशिप, कि अगर कोई मेंबर छोड़ के चला जाता है तो आपका जो मैश है या जो स्ट्रक्चर है ओवरले वो डिस्टर्ब होगा और आपको दोबारा से उसे रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और अगर चर्न बहुत हाई है, यानी क्रिकेट मैच था और शुरू के 5 मिनट में बहुत ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया है और बहुत ज्यादा लोगों ने लीव कर दिया है, तो इन दैट केस आपका जो ओवरऑल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा सफर करेगा, आपकी बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन होंगी, और जो लोग रेगुलर स्ट्रीम लेना चाह रहे थे उनकी स्ट्रीम जो है बार बार डिस्कनेक्ट करेगी। दूसरी प्रॉब्लम जो आपने एड्रेस करनी होती है वो डायनामिक चेंजेस की है, जो हमने ऑलरेडी बात की है, कि अगर आपका ओवरले इस तरह से है कि एक चाइल्ड किसी पेरेंट से ले रहा है और अब उस पेरेंट के ऊपर इतनी ज़्यादा कंजेशन होगी है कि चाइल्ड को अच्छी सर्विस नहीं मिल रही, तो चाइल्ड अब किसी और पेरेंट के साथ कनेक्ट कर जाना चाहिए। और आखिरी जो ओवरले कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम होती है वो ये है कि हर नोड को पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। यानी आइडियली क्या होना चाहिए कि एक नोड है, उससे सारी दुनिया का जो नेटवर्क है, जो पीयर टू पीयर नेटवर्क पूरी दुनिया के ऊपर स्प्रेड आउट है, जो एप्लीकेशन या मल्टीकास्ट कर रहा है, उन सारों की इंफॉर्मेशन हो कि कौन कौन है
और उनके पास कितनी अपलोड बैंडविड्थ कैपेसिटी अवेलेबल है, ताकि नोड डिसाइड कर सके कि मैंने किससे लेना है। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सारी दुनिया की नोड्स की इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी शुरू कर दें और सारी दुनिया की नोड्स को मॉनिटर करना शुरू कर दें, प्रोब करना शुरू कर दें, तो आपकी जो ओवरहेड ट्रैफिक है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपके एक्चुअल डेटा ट्रैफिक के लिए कैपेसिटी बचेगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपने एक लोकलाइज किस्म की नॉलेज मेंटेन करनी होती है और उसकी बेसिस पे आपने बेस्ट पॉसिबल फैसले करने हैं। अब हम एक एक्चुअल सोल्यूशन देखते हैं एप्लीकेशन लेयर मल्टीकास्ट की, विच इज नराडा। ठीक है, और हम देखते हैं कि ये कैसे इस चीज को अचीव करते हैं जो हमने अभी सब कुछ डिस्कशन किया। तो नराडा में बेसिकली 2 स्टेप डिजाइन फॉलो होते हैं। जितनी भी नोड्स उस सेशन का हिस्सा है, सबसे पहले वो नोड्स आपस में एक मैश बनाएंगी। मैश बेसिकली आप समझ लें कि ग्राफ है, और बाय द वे ये कंप्लीटली कनेक्टेड ग्राफ नहीं होगा, पार्शियली कनेक्टेड है। यानी एक नोड जो है नराडा में वो मल्टीपल नोड्स के साथ कनेक्टेड होगी पर सारी नोड्स के साथ नहीं। ठीक है, अब ये जो नोड्स हैं ये आपस में एक दूसरे को पीरियोडिकली प्रोब करेंगी, ये जानने के लिए कि हर नोड के पास कितनी अपलोड कैपेसिटी अवेलेबल है। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन जब किसी नोड को मिलेगी तो वो डिसाइड करेगी कि आया मैंने इसी नोड के साथ कनेक्ट करना है या मैं किसी और नोड को अपना मैश पार्टनर बना लूँ, अपना मैश नेबर बना लूँ। ठीक है, वो हम अभी देखते हैं कैसे होता है। तो ये बेसिकली इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हर नोड फैसला करती है कि मैंने अपने मैश में किसके साथ कनेक्ट करना है और किसके साथ कनेक्ट नहीं करना। तो एक दफा ये मैश बन गई है, अब पीरियोडिकली ये मैश जो है अपडेट होती रहेगी। अब नराडा क्या करते हैं कि उस मैश के ऊपर एक नया ट्री बना देते हैं। ठीक है, और वो ट्री क्या करेगा कि सोर्स से बाकी जितने इंटरेस्टेड यूजर्स हैं उन सारों तक डेटा फॉरवर्ड कर देगा थ्रू एप्लीकेशन लेयर मल्टीकास्ट। ठीक है, मैश का फायदा क्या है? आपके पास एक रिच टोपोलॉजी है, उससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसके साथ कनेक्ट करना है, किसके साथ नहीं करना, और आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कोई नोड फेल हो गई है तो फिर किस नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करना है, यानी किस ऑल्टरनेटिव नोड के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, और साइकिल वगैरह की फिक्र नहीं होती क्योंकि आपका मैश के ऊपर एक ट्री बना हुआ है, तो आप ट्रांसमिशन एक्यूरेट ट्री के ऊपर ही कर रहे हैं। यहाँ पर डिजायर्ड प्रॉपर्टी मैश की क्या होनी चाहिए कि मेंबर जो है उनकी लो डिग्री होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैश में कोई ऐसी नोड है जो कि बाकी सारी नोड्स के साथ कनेक्टेड है और उस एक नोड पे बहुत ही ज्यादा प्रोबिंग का लोड हो गया। नहीं, डिजायर्ड प्रॉपर्टी ये है कि हर नोड जो है उस मैश का हिस्सा जो है वो कुछ और नोड्स के साथ कनेक्टेड हो, सारों के साथ नहीं। और दूसरी बात क्या होती है डिजायर्ड प्रॉपर्टी कि आपने जो मैश बनाई है आइडियली उसमें जो नेबरिंग नोड्स हैं वो होनी चाहिए जिनके बीच में डिले मिनिमम हो। यानी आप एग्जांपल ये ले लें कि लेट्स सपोज कुछ नोड्स पाकिस्तान में, कुछ नोड यूएस में, कुछ नोड अफ्रीका में। तो इन नोड ने आपस में अगर एक मैश बनानी है, लेट्स सपोज मेरी नोड पाकिस्तान में है, तो आइडियल क्या है मैं किसके साथ कनेक्ट करूं? मेरा एक मैश नेबर जो है यूएस में है, एक नेबर अफ्रीका में। ये अक्लमंदी है? या ये अक्लमंदी है कि मेरा एक मैश का नेबर पाकिस्तान में है और दूसरा मैश का नेबर भी पाकिस्तान में है? ठीक है, तो आइडियली ये होता है कि आपका नेबर वो होना चाहिए जो आपके नियरेस्ट है। बट यस, इस चीज का भी आप ध्यान रखते हैं कि आपकी मैश डिस्कनेक्ट ना हो जाए। यानी ये ना हो कि अमेरिका वाले सिर्फ अमेरिकी नोड से कनेक्ट करें, अफ्रीका वाले सिर्फ अफ्रीकी नोड से कनेक्ट करें और पाकिस्तान वाले सिर्फ पाकिस्तानी नोड से कनेक्ट करें। नहीं, पाकिस्तानी पाकिस्तानी से करें पर उनमें से कोई एक नोड हो जो कि यूएस से फॉर एग्जाम्पल कनेक्ट कर दे, कोई एक नोड हो जो कि फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका से कनेक्ट कर दे, ताकि ओवरऑल मैश जो है वो डिस्कनेक्ट ना हो, रहे कनेक्टेड। तो प्रोवाइडेड ये मेंटेन हो रहा है, उसके बाद फिर आपकी कोशिश होती है कि उस नेबर के साथ कनेक्ट करें जो कि शॉर्टेस्ट पाथ आपको शॉर्टेस्ट डिले दे रहा है। आगे आ जाए तो उसके ऊपर जो ट्री बनेगा वो बेसिकली मैश के ऊपर जो भी ट्री बनेगा वो स्पैनिंग ट्री होगा। स्पैनिंग ट्री आपको पता है एक ऐसा ट्री होता है जिसमें सारी की सारी नोड्स कवर हो जाए और कोई साइकिल ना हो। ठीक है, और इस ट्री की भी डिजायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि लो डिग्री होनी चाहिए, कोई ऐसा ट्री नोड नहीं होना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा चिल्ड्रन के साथ कनेक्टेड हो। और सिमिलरली आपके जो डिलेज है सोर्स से रिसीवर तक
वो ओवरऑल मिनिमम होने चाहिए। कोई ऐसा ट्री ना बना दें कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसी नोड है जिसकी ट्रैफिक यूएस से आ रही है और यूएस वाली नोड जो है वो ट्रैफिक पाकिस्तान से ला रही है और पाकिस्तानी नोड जो है वो यूएस से किसी से ट्रैफिक ले रही है। तो अगर इस तरह का आप ट्री बनाते हैं तो ऑब्वियसली दैट वुड बी इनएफिशिएंट और उसमें जो चिल्ड्रन नोड है वो बहुत ज़्यादा डिले इनकर करेंगी। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि मैश क्वालिटी आप कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। यानी एक तो है कि रैंडम मैश बन गई आपकी, अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा नेबर बेहतरीन है और उसके साथ कनेक्ट किया जाए। क्यों, बाय द वे ऑप्टिमम मैश क्वालिटी क्यों लाजमी है? क्योंकि जब मैश के ऊपर आप ट्री बनाएंगे तो वो बेसिकली उन्हीं एजेस के ऊपर बनेगा जो कि मैश एजेस है। यानी अगर ये मैश बनी है तो ट्री जो है वो फिर इस तरह का ही बन सकता है, रेड वाला जो है। ये नहीं हो सकता कि स्टैनफोर्ड जो है वो इसके साथ कनेक्ट कर ले, नहीं, क्योंकि मैश के ऊपर अगर ये एज एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर ट्री में भी, ट्रांसमिशन ट्री जो है, जो स्पैनिंग ट्री है, उसमें भी ये एज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसलिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक मैश ऐसी बनाएं जिसमें बेहतरीन पॉसिबल एजेस हो, ताकि जब उन एजेस को इस्तेमाल करते हुए ट्री बनेगा तो वो ट्री भी फिर बेहतरीन पॉसिबल ट्री होगा। ठीक है, ऑलराइट। तो आप मैश क्वालिटी को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं? तो बेसिकली होता है कि मेंबर जो है पीरियोडिकली दूसरी नोड्स को प्रोब करते हैं, ठीक है, और अगर उस नोड को, यानी उस नोड के साथ कनेक्ट करने से जो एज बनेगी, अगर वो एज मैश में डालने से जो गेन होता है वो एक्सीड करता है थ्रेशोल्ड को, गेन के इस पे आता हूँ, अगर वो गेन एक्सीड करता है थ्रेशोल्ड को तो आप उस एज को डाल देंगे मैश में, इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई ऐसा एज एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रहा है पर उस एज को ड्रॉप करने से, मैश पे से निकाल देने से जो कॉस्ट है वो लेस से कंपेयर टू ड्रॉप थ्रेशोल्ड की, तो आप क्या करते हैं, आप उस एज को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और ये पीरियोडिकली हो रहा है। यानी पहले आपने क्या किया, एक मैश बनाई है, फिर आपने बर्कले 1 ने फॉर एग्जांपल टेस्ट किया कि ये CMU वाली एज है, इसको अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मेरी गेन जो है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है कि कम है? अगर ज्यादा है तो वो एज जो है मैश का हिस्सा बन जाएगी, वरना इग्नोर हो जाएगी। सिमिलरली बर्कले 1 देखते हैं कि ये एज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो चेक करते हैं कि अगर मैं इसे ड्रॉप करता हूं तो कॉस्ट ऑफ ड्रॉपिंग दिस लिंक जो है वो लेस देन थ्रेशोल्ड है कि नहीं। अगर है तो वो इस लिंक को जो है ड्रॉप कर देगा, वरना इस लिंक को रहने देगा। ठीक है, अब इसकी डिटेल में आते हैं। लिंक को ऐड करने की यूटिलिटी क्या है, तो वो आप देख सकते हैं कि अगर आपने लिंक को ऐड किया तो जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उस नेटवर्क के अंदर, उनका जो डिले है स्ट्रीम आने में, वो डिले इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? अगर वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो वो थ्रेशोल्ड से कितना ज्यादा इंक्रीज कर रहा है? अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा इंक्रीज कर रहा है तो आप इस एज को इंक्लूड कर दें मैच में, अगर नहीं ज्यादा कर रहा इग्नोर कर दें। ठीक है, कॉस्ट पे अगर आ जाए तो अगर आप कोई लिंक को ड्रॉप कर देते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी एक लिंक आपने ड्रॉप किया, तो अब आपके जो एजेस थे, जो नेबर थे, ठीक है, यानी उस एक लिंक एक एज है, उसके दोनों एंड पे जो नेबर्स हैं, अब उनके बीच में जो राउटिंग डिले है वो अगर इंक्रीज कर रहा है और थ्रेशोल्ड से ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो उसका मतलब है कि इस लिंक को ड्रॉप करने का नुकसान है, क्योंकि ये जो नेबर है ये बहुत हाई कॉस्ट पे कम्युनिकेट करेंगे, तो आप उस लिंक को रहने देते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर डिले जो है वो इंक्रीज करता है पर बहुत ही माइन्यूट है, तो इन दैट केस आप कहते हैं ठीक है, सेज को जो है इग्नोर ड्रॉप कर दो, इसका कोई फायदा नहीं है नेटवर्क में। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि कॉस्ट ऑफ ड्रॉपिंग एंड यूटिलिटी गेन ऑफ एडिंग अ लिंक क्या था। अब बात ये थ्रेशोल्ड कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, पर बेसिकली एक ह्यूरिस्टिक होता है कि हर नोड खुद ही से डिसाइड करती है कि
ग्रुप साइज का एस्टिमेट क्या है कि यानी कितनी नोड्स है एस्टिमेट एक ग्रुप में, और वो डिसाइड करते हैं कि वो जो मेंबर है उसकी अपनी करंट डिग्री क्या है और मैक्सिमम डिग्री क्या पॉसिबल है मैश में। तो बेस्ड ऑन दैट वो डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर ग्रुप बड़ा है और उसकी अपनी जो डिग्री है वो बहुत ही कम है, यानी एक नोड बहुत ही कम नोड्स के साथ कनेक्टेड है और उसके पास कैपेसिटी है कि वो और ज्यादा नोड्स के साथ कनेक्ट कर सके, तो इन दैट केस जो थ्रेशोल्ड ऑफ एडिंग अ लिंक होगा वो बहुत कम होगा, ताकि लिंक अगर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट भी दे रहा है तो ऐड हो जाए। ऑन दी अदर हैंड अगर किसी नोड का ऑलरेडी डिग्री जो है वो बहुत हाई है, तो इन दैट केस क्या होगा, वो थ्रेशोल्ड को हाई सेट कर देगा कि ताकि अगर कोई नई एज ऐड करनी है तो वो उसी केस में ऐड हो, अगर उसके ऐड होने से कोई बहुत ही ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हो रही है। अगर नहीं हो रही तो फिर रहने दो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ऊपर काफी लोड है। ठीक है, तो ये बेसिकली ह्यूरिस्टिक है थ्रेशोल्ड सिलेक्ट करने का। ठीक है क्लास, विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। एनी क्वेश्चन?